तो भारत के साथ में व्यापारिक एकाधिकार जो है वो यहाँ पर प्रदान कर दी किसको, इस कंपनी कर दिए मोनोपोली इसको दे दी, यहाँ पर व्यापारिक एकाधिकार जो है वो प्रदान किए गए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, अब ये कंपनी भारत के अंदर आती है, पहले कुछ बहुत सारे युद्ध भारत में होते हैं आपके, फिर दोस्तों कंपनी धीरे धीरे आपके व्यापार के साथ में राजनीति करना चालू करती है ना। कंपनी भारत में व्यापार के साथ में जो राजनीति है, जो प्रशासन है, उसमें भी भागीदार बनती है और ये भी करना स्टार्ट करती है, या फिर मैं कहूँ भारत पर कंट्रोल करना आपकी स्टार्ट करती है कौन, ये कंपनी। ठीक है, अब दोस्तों हुआ क्या था आपके कि जब क्राउन को ये बात पता लगती है कि ये सब यहाँ पर हो रहा है, तो क्राउन ने कहा कि भाई इनके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, इस कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। तो क्राउन ने जो है इस कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे अधिनियम जो है वो बनाए। ठीक है, क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी पे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे जो अधिनियम है वो बनाए थे। उसी अधिनियम की जो पहली कड़ी थी आपके, उसी अधिनियम की जो पहली कड़ी थी उसका नाम था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। आप नाम से भी समझ सकते हो कि इसका नाम क्या है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं इसको, हिंदी में लिख रहा हूँ, इसे रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, 1773 का है। नाम देखो दोस्तों, आपने फैन देखा, उस फैन में रेगुलेटर होता है रसगुल्ला, क्या काम करता है, फैन को कम ज्यादा करने का काम करता है। तो वही काम यहाँ पर किया गया, कंट्रोल नहीं दोस्तों, कंट्रोल नहीं, रेगुलेशन किया जाएगा, नियमन किया जाएगा ना, कंट्रोल नहीं होगा, नियमन होगा। क्योंकि शुरुआत में कंट्रोल करेंगे तो विरोध होगा, धीरे धीरे आपके कंट्रोल की ओर जाएंगे और अंत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उसे पूरी तरह समाप्त कर देंगे। 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट अभी थोड़ी देर बाद में आपके सामने आएगा। ठीक है, अब दोस्तों 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। इस एक्ट की कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें आपकी, जैसे कि पहली जो बात है आपकी वो क्या है, पहली बात जो है आपकी वो क्या है कि जो बंगाल में जो गवर्नर की पोस्ट थी, बंगाल में जो गवर्नर की पोस्ट थी, अब इस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया है ना, अब इस पोस्ट का नाम चेंज कर दिया है और अब इस पोस्ट का नया नाम क्या होगा, अब इस पोस्ट का नया नाम होगा बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल जो है ये इस पोस्ट का नया नाम होने वाला है। तो बंगाल का जो गवर्नर था, इस पोस्ट का नाम चेंज हो गया और क्या हो गया, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है अब इस पोस्ट का नाम हो गया। ठीक है, अच्छा बंगाल का पहला गवर्नर कौन बेटा, बंगाल का पहला गवर्नर कौन था, ये क्लाइव भाई साहब, कौन थे, क्लाइव थे बंगाल के पहले गवर्नर। ठीक है, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछूं आपसे कौन बनाया गया, तो ये पहला जो है आपके वो बनाया गया वॉरेन हेस्टिंग्स। किसको बनाया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स जो है इसको बनाया गया, ये आपको ध्यान रखना है। कभी सवाल पूछे आपसे कि बंगाल का पहला गवर्नर कौन है, तो क्लाइव था, और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, वो आपके लॉर्ड नहीं लगाना, झंडू बाम आदमी रहता ना। तो बंगाल का गवर्नर जनरल जो पहला था वो कौन था आपके, वो था वॉरेन हेस्टिंग्स, का नाम आपको ध्यान रखना है, ये बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल थे। ठीक है, इसके साथ दोस्तों इसी एक्ट से क्या हुआ, इसके साथ इसी एक्ट से नोट कीजिएगा 1774 में इसी अधिनियम के द्वारा आपके कलकत्ता के अंदर, बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कलकत्ता के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना होती है ना। तो कभी सवाल पूछे कि भाई कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो किस अधिनियम से होती है, 1773 के अधिनियम से होती है। अगर वर्ष पूछे आपसे, अधिनियम 1773 का है, वर्ष पूछो क्या होगा, तो वर्ष आपके 1774 होगा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस आपके सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक तो मुख्य न्यायाधीश था और 3 आपके अन्य न्यायाधीश। ये सवाल भी पूछा गया है, एक मुख्य न्यायाधीश है और 3 अन्य न्यायाधीश थे। और इसका पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे लेकिन आपके, इसके पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे इनका नाम था अलीजा इम्प्रे। क्या नाम था, अलीजा इम्प्रे जो है ये इनके पहले मुख्य न्यायाधीश थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अलीजा इम्प्रे इस आपके सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनका नाम था अलीजा इम्प्रे, इनका नाम था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ दोस्तों इसी अधिनियम में क्या हुआ, इसी अधिनियम के अंदर जो आपके इसी अधिनियम के अंदर आपके एक तो 1774 का कलकत्ता में आपके सुप्रीम कोर्ट स्थापित हो गया। तो इसी अधिनियम के द्वारा था आपके जो बंगाल में जो नई पोस्ट आ चुकी, कौन सी आपके, गवर्नर जनरल। ठीक है, इस सवाल को ढंग से देखना, बंगाल की जो नई पोस्ट है आपके जिसका नाम क्या है, गवर्नर जनरल, इसका नाम है आपके
इस गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी है आपकी जो, उसका थोड़ा आपके विस्तार किया गया, ठीक है। इसकी कार्यकारिणी में 4 मेंबर शामिल किए ना, इसकी जो कार्यकारिणी है उसमें 4 मेंबर जो है, 4 सदस्य जो है वो शामिल कर दिए, 4 मेंबर जो है वो शामिल कर दिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इसकी कार्यकारिणी के अंदर आपके 4 मेंबर को शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है। कितने मेंबर शामिल दोस्तों आपके? 4 मेंबर शामिल हो गए। अब सुनिए, 4 मेंबर इस कार्यकारिणी के अंदर कोई डिसीजन दोस्तों होता है आपके, उस डिसीजन के अंदर मान लो 2 किसी के पक्ष में आ गए और 2 किसी के विपक्ष में आ गए, बराबर अगर वोट आ गए तो उस कंडीशन में जो गवर्नर जनरल होगा आपके, इसको निर्णायक वोट देने का अधिकार है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि गवर्नर जनरल जो है इसको इसमें निर्णायक वोट देने का अधिकार, अगर बराबर हो गया तो ये जो वोट देगा आपके, जिसके पक्ष में देगा आपके, तो निर्णायक मत देने का अधिकार जो है इसको बोलते हैं कास्टिंग वोट। क्या बोलते हैं इसको? कास्टिंग वोट कहते हैं। तो ये अधिकार किसके पास में? ये अधिकार जो है गवर्नर जनरल के पास में, आपको ध्यान रखना है ना। तो कास्टिंग वोट देने का अधिकार किसके पास में हुआ? तो कास्टिंग वोट देने का अधिकार जो है इसके पास में होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और बंगाल के जो गवर्नर जनरल है उसकी कार्यकारिणी में 4 दोस्तों मेंबर होंगे ना। कितने मेंबर होंगे? 4 मेंबर होंगे, आपको ध्यान रखना है। गवर्नर की कार्यकारिणी के अंदर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहीं पर दोस्तों एक पॉइंट और ध्यान रखना है, अगर कभी सवाल पूछ लें आपसे रेगुलेटिंग एक्ट के समय, आपके रेगुलेटिंग एक्ट जो है उस समय आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री दोस्तों कौन थे? आपके सवाल पूछना आपसे कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है इस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? आप में से कोई भी जो बहुत पढ़ा लिखा है, जिसने बहुत सालों से तैयारी की है और जो ज्ञानी बाबा है हमारा, बताओ कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है इस समय ब्रिटेन के दोस्तों प्रधानमंत्री कौन थे आपके? ये भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम के अंदर कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। एक बंगाल और मद्रास जो प्रेसिडेंसी है ना, उसको किसके अंदर ले लिएगा? आपके बंगाल के अंदर ले लिया, ठीक है। एक पॉइंट लिखेगा, देखिए बंगाल और सॉरी मद्रास और बॉम्बे जो प्रेसिडेंसी है, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया ना, बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। के अधीन किया गया, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो ये सवाल पूछ सकता है आपसे कि भाई मद्रास और बॉम्बे जो है आपकी, ये, हाँ, अरे आपने शायद विश्व का इतिहास उसको नहीं पढ़ा है। 1773 में विश्व के इतिहास में अमेरिका में एक बहुत ही फेमस घटना होती है आपकी, बोस्टन टी पार्टी, शायद आपको याद होगी, आप पता नहीं आपने पढ़ी या नहीं पढ़ी। 1773 में एक बहुत ही फेमस घटना होती है, अमेरिका क्रांति की सबसे महत्वपूर्ण घटना है, कौन सी? बोस्टन टी पार्टी, शायद आपको याद होगा। और यहाँ पर ये जो आपके पार्टी थी, ये अमेरिका में क्रांति, अमेरिका में जो आज़ादी थी आपके, इसकी फ्रीडम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण योगदान इसी का था आपके। और ये उस समय जो प्रधानमंत्री थे नॉर्थ जो है उसके टाइम पर हुई थी ना। तो 1773 में प्रधानमंत्री कौन था आपके? उस प्रधानमंत्री थे नॉर्थ, आपको प्रधानमंत्री के रूप में ध्यान रखना है। नॉर्थ उस समय प्रधानमंत्री थे, नॉर्थ कर दीजिएगा ना, चलिएगा। अब देखिए सवाल उसमें क्या बोल रहा है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, सवाल देखिए, अब आप सारे आंसर दे पाओगे ना। यह अधिनियम 1673 में ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण हेतु लाया गया। गलत दोस्तों ना, कब लाया गया? 1773 में लाया गया ना। कब लाया गया? 1773 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का पद नाम जो है वो भारत का गवर्नर जनरल कर दिया। नहीं दोस्तों ना, और क्या नाम चेंज हुआ था कि बंगाल का जो गवर्नर होगा इसकी पोस्ट का नाम बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। ये चेंज हुआ, ये चेंज नहीं हुआ। 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की दोस्तों स्थापना होती है आपके, ये ठीक बात है ना, ये एकदम ठीक है कि 1774 में कलकत्ता के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है ना। बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 3 मेंबर, नहीं दोस्तों आपके टोटल मिलाकर के 4 मेंबर। कितने मेंबर थे? 4 मेंबर थे। तो ये भी आपके ऑप्शन गलत हो गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, आपको ध्यान रखना है।
बाकी ये सारा कंटेंट आपके सामने यहाँ पर और क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। अच्छा ये पॉइंट आप नोट करना, बोस्टन टी पार्टी 1773 के अंदर होती है और अमेरिका फ्रीडम की सबसे महत्वपूर्ण घटना में से एक थी। और इस समय प्रधानमंत्री कौन सा आपके नॉर्थ जो है वो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे। पहले अमेरिका इंग्लैंड का ही गुलाम था ना, बाद में अमेरिका आजाद हुआ और एक नया देश बन गया, ठीक है। पहले अमेरिका इंग्लैंड का गुलाम था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। गवर्नर जनरल का दोस्तों पद पहली बार किस अधिनियम के तहत सर्जित किया गया? देखो बढ़िया सवाल आपके सामने है कि जो गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है, ये पद जो है वो पहली बार जो है वो किस अधिनियम के द्वारा आता है? अंडर विच एक्ट वाज द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल फर्स्ट क्रिएटेड, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने इसलिए शुरुआत में ले लिया कि मैं आपको सब कुछ क्रम से एक बार लिखा दूं कि कौन बंगाल का गवर्नर रहा हुआ है, कौन भारत का रहा हुआ है, कौन वायसराय रहा हुआ है, एक बार में क्रम से आपको लिखा दूं, ठीक है। देखिए दोस्तों आप जो है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से एक बन जाता है एग्जाम के अंदर। तो देखिए मैं आपको एक साथ में एक ही डायग्राम के अंदर एक ही बॉक्स के अंदर सारी बात दिखाता हूँ। देखिए सवाल अगर आपसे ये पूछे कि भाई बंगाल का जो गवर्नर है आपके, बंगाल का जो गवर्नर है यह कौन था, तो बंगाल के जो पहले गवर्नर थे इनका नाम आपको ध्यान रखना है कौन था। इनका नाम था क्लाइव। कौन था? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर है उसका नाम था क्लाइव, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बंगाल का दोस्तों गवर्नर जो है इस पोस्ट का नाम किससे, इस पोस्ट का नाम क्या हो गया? चेंज हो गया। और क्या हो गया? चेंज होकर के नाम हो गया बंगाल का गवर्नर जनरल। क्या हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल इस पोस्ट का नाम हो गया। और सवाल पूछो आपसे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था आपके, तो वो था हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स जो है ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, आपको ध्यान रखना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके सामने कि सवाल पूछे कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इस पोस्ट का नाम चेंज हुआ और इस पोस्ट का नाम चेंज होकर क्या हो गया? भारत का गवर्नर जनरल ना। जीजी का मतलब क्या है? जीजी का मतलब है गवर्नर जनरल, ठीक है। तो भारत का गवर्नर जनरल इसका नाम हो गया। अच्छा ये किस दोस्तों अधिनियम से होता है? तो ये वाला जो है किससे हुआ? ये वाला 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुआ ना। रेगुलेटिंग एक्ट से होता है, आगे भी हम लोग पढ़ेंगे इसको। रेगुलेटिंग अधिनियम से ये होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और यह वाला पूछूं आपसे कब होता है? ये वाला आपके 1833 के जो चार्टर अधिनियम है इसके द्वारा होता है। आगे आएगा, चिंता मत कीजिए, मैं केवल आपको एक बॉक्स के अंदर सारी बात दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है इसका नाम, भारत का गवर्नर जनरल किससे होता है? 1833 के चार्टर अधिनियम से इसका नाम चेंज हुआ, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों ना। अच्छा भारत का गवर्नर जनरल पहला कौन बनता है आपके? तो पहला बनता है विलियम बेंटिक। कौन बनता है? विलियम बेंटिक जो है ये पहले बनते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला दोस्तों लिखिए आपके, अब नाम फिर चेंज हुआ है और अब नाम चेंज होकर आपके कि भारत का गवर्नर जनरल जो है इसका नाम फिर चेंज हो गया और अब हो गया भारत का वॉइसरॉय। क्या हो गया? भारत का वॉइसरॉय नाम हो गया। और यह नाम चेंज हुआ था जब क्रांति भारत के अंदर होती है। कौन सी? 1857 की जो क्रांति होती है, इस क्रांति के बाद में 1858 का भारत शासन अधिनियम आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, उसके तहत जो है ये नाम चेंज हुआ। और भारत का पहला वायसराय कौन बनता है? भारत का पहला वायसराय जो कैनिंग बनता है। कौन बनता है? कैनिंग भारत का पहला वायसराय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ? इसके बाद में अब आप देखिए भारत का वायसराय का नाम भी दोबारा चेंज हुआ है। क्या बात कर रहे हो गुरुजी? हाँ सही बात कर रहे हैं। भारत का वायसराय जो है इसका नाम वापस चेंज हुआ और अब इसका नाम भारत का गवर्नर जनरल दोबारा से चेंज हो गया, ठीक है। इससे ये हुआ था, कब हुआ था? 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से अब वापस दोबारा नाम वही हो गया, ठीक है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है ना कि शायद ये लोग बहुत कम पढ़ते हैं, यहाँ तक तो हर कोई पढ़ लेता है। सवाल पूछे कि भारत का वायसरॉय का नाम भारत का गवर्नर जनरल किस आपके अधिनियम से हुआ है, तो वहां पर उसको गड़बड़ नहीं करनी है, वहां पे ये मत करके आना, ठीक है। तो भारत का वायसरॉय का नाम वापस चेंज हो गया जब भारत आजाद हुआ ना। और भारत दोस्तों आजाद किस अधिनियम से होता है? 1947 का जो आपके फ्रीडम जो एक्ट है इसके द्वारा आजाद हुआ भारत, और इसके द्वारा इसका नाम चेंज हुआ। और ध्यान रखना भारत का पहला गवर्नर जनरल दोबारा से कौन बनता है आपके? तो आजाद भारत, ऐसे लिख रहा हूं मैं आपके सामने
आजाद भारत, ठीक है। तो लिखिएगा आजाद भारत का पहला, आजाद भारत का, आजाद भारत का पहला, आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनाया गया? तो आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो बनाया गया किसका? आपके वो बनाया गया माउंटबेटन। अरे राजगोपालाचारी नहीं है बेटा, माउंटबेटन। कौन सा? माउंटबेटन को बनाया गया। राजगोपालाचारी तो पहले भारतीय और अंतिम भारतीय। राजगोपालाचारी कौन है? पहले और अंतिम। एक ही तो भारतीय रहा है आज तक, पहला और अंतिम, ठीक है। तो लिखिएगा, लिखना लिखना आपके सवाल पूछूं आपसे, आजाद भारत के, आजाद भारत के पहले और अंतिम, आजाद भारत के पहले और अंतिम, पहले और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछूं आपसे कौन है? तो अब नाम लिखिए आपके, अब नाम लिखिए सी राजगोपालाचारी। क्या नाम है? सी राजगोपालाचारी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, सी राजगोपालाचारी। और जैसे ही दोस्तों भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 में, तो ये जो पोस्ट आपके कभी देखो, अब आप लोगों ने खूब पढ़ा है जैसे मैं मानता हूँ ना, सवाल पेपर में पूछा गया कि गवर्नर जनरल की पोस्ट भारत में किस कब समाप्त होती है, तो बड़ा कंफ्यूजन वाला माहौल होगा आपके सामने वहां पर कि 1947 में होती है, 1949 में होती है, 26 जनवरी 1950 तो भारत में राष्ट्रपति पोस्ट आ चुकी थी, आप जानते हैं, और ये वाली पोस्ट समाप्त हो गई, ठीक है। तो लिखिएगा 26 जनवरी 1950, ठीक है, इस तारीख को भारत में ये गवर्नर जनरल वाली जो पोस्ट है आपकी, यह पोस्ट समाप्त हो गई और इसके स्थान पर भारत में नई पोस्ट कौन सी आती है? राष्ट्रपति आती है। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना सब कुछ सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ये पीवाईक्यू के द्वारा ही संभव है, ठीक है, वरना दोस्तों आप सब चीजें नहीं पढ़ पाओगे ना। ये पीवाईक्यू के अंदर पढ़ सकते हो आप लोग जो है, पर ऐसे नोट्स आपको तैयार कर लेने, यकीन मानना, देखो अनुभव से कह रहा हूँ, 6 साल के अनुभव से कह रहा हूँ आपसे कि शिव शक्ति बैच आपको जबरदस्त ग्रोथ कराएगा आपके जीके जीएस के नंबर के अंदर, है ना। तो ये एग्जाम में महत्वपूर्ण सवाल बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर। अब देखो दोस्तों, एक बार सवाल पूछा गया कि सी राजगोपालाचारी जो है वो कब से कब तक थे ना। अब हमने इतना तो पढ़ लिया, ये तो रट्टा मान लिया दोस्तों हमने। इसमें एक बात और नोट कर दीजिए कि जो ये माउंटबेटन है 1947 से 1948 था, और जो सी राजगोपालाचारी हैं वो 1948 से 1950, और 1950 के अंदर तो ये पोस्ट आपके समाप्त हो गई। अब कंप्लीट हुआ यहाँ पर क्वेश्चन आपका। अब सवाल देखिए, गवर्नर जनरल का पद पहली बार किस अधिनियम के तहत सृजित किया गया, ठीक है। तो गवर्नर जनरल से पहली बार कहां पर आ रहा है? देखो गवर्नर जनरल, अरे यहीं पर आ गया ना, देखो बंगाल का गवर्नर जनरल पहली बार यहीं पर आ गया। तो कब पोस्ट सृजित हुआ आपके? तो लिखिएगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो है इसके द्वारा हुआ था। कहीं पर भी नहीं लिख रहा है कि भारत का किया गया, कहीं नहीं लिख रहा। सवाल देखो, गवर्नर जनरल का पद पहली बार कब क्रिएट हुआ? तो पहली बार तो यहीं पर हो गया क्रिएट आपके। तो इसका आंसर आ गया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, आपके ठीक आंसर ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ये आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट दोस्तों ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई, ठीक है। आपको ऐसा पता ही नहीं लगेगा कि इस पूरी क्लास के अंदर मैंने आपको पूरा टॉपिक पढ़ा दिया है ना। मैंने क्वेश्चन को उसी फॉर्मेट में तय किया है, सारे के सारे अधिनियम लगातार आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है। देखिए, चार्टर अधिनियम 1813, पिट्स इंडिया अधिनियम 1784, विनियमन अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773, चार्टर अधिनियम 1793। देखो अभी मैंने आपको 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो पढ़ाया दोस्तों ना, इसमें थोड़ा बहुत कंट्रोल आपके स्टार्ट हुआ। इसके बाद में जो अगला अधिनियम आता है वो कौन सा है? 1784 का 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो इसके बाद आता है ना। 1784 का पिट्स इंडिया जो अधिनियम है वो जस्ट इसके बाद में आता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में, ठीक है। अच्छा, इसका दोस्तों नाम पिट्स इंडिया एक्ट कहां से आ गया? क्योंकि विलियम पिट उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री, है ना। तो विलियम पिट उस समय प्रधानमंत्री थे, इसलिए इसका नाम हो गया क्या आपके? पिट्स इंडिया एक्ट इसका नाम हो गया, क्योंकि विलियम पिट जो है वो उस समय आपके इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी है
इनसे पूछा कि फोन किया इनको कि भाई साहब तुम्हारा दोस्तों काम क्या था, तुम क्या काम करते हो? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम यहाँ पर भारत में दो काम करते हैं। इन्होंने पूछा कौन कौन से काम करते हो, तो इन्होंने कहा एक तो काम करते हैं व्यापारिक कार्य। कौन से व्यापारिक कार्य हैं? मतलब कि व्यवसाय वाला जो कार्य है वो करते हैं आपके, और एक हम काम करते हैं राजनीतिक कार्य, कंट्रोल करने का जो काम है वो भी हम करते हैं कहां पर, भारत के अंदर ना। तो राजनीतिक जो कार्य हैं आपके वो भी हम भारत के अंदर कर रहे हैं। तो क्राउन ने कहा कि तुमको किस चीज की अनुमति मिली थी? तो इन्होंने कहा कि हमें तो व्यापार की अनुमति मिली थी। ठीक है, तो क्राउन ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जो कर रहे हो वो करते रहो, हम एक चीज कर रहे हैं तुम्हारे लिए। इन्होंने कहा क्राउन ने कि हम जो है एक तो बना रहे बीओडी, क्या बना रहे? बीओडी बना रहे हैं। ठीक है, और एक हम बना रहे बीओसी, क्या बना रहे? बीओसी बना रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा ये क्या चक्कर है भाई साहब? तो इन्होंने कहा कि हम बना रहे हैं एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्या बना रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रहे हैं ना, क्या बना रहे हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना रहे हैं। और यह जो आपके होगा, यह किसको कंट्रोल करने वाला है? ये आपके व्यापारिक कार्य कंट्रोल करेगा। हाँ, इस पर कंट्रोल किसका होगा? इस पर कंट्रोल जो है आपका ही होने वाला है। ठीक है, तो इस पे कंट्रोल किस पर होगा? इस पर जो कंट्रोल होगा वो किसका होगा? ईआईसी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, इसी का नियंत्रण इसके ऊपर होने वाला है। भाई साहब खुश हो गई कंपनी कि गुरुजी क्या ही बात कर दिया आपने, मजा ही आ गया भाई साहब, है ना, कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो खुश हो गई कि अपना कंट्रोल इस पर होगा। फिर इसने कहा कि रुक जा, थम जा, जो ये राजनीतिक कार्य के लिए बना रहा हूं मैं, इसका नाम है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या नाम है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम है। और इसके ऊपर किसका अधिकार होगा? इस पर नियंत्रण किसका होगा? इस पर नियंत्रण जो है वो होने वाला है किसका? आपके ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश महारानी का जो है, ब्रिटिश सरकार जो है, इसका इसके ऊपर कंट्रोल होगा। ये किसने कहा? ये आपके महारानी ने कहा। धत तेरी की भाई साहब, दोस्तों मामला गड़बड़ा गया ना, क्योंकि ये वाला अधिकार छीन लिया। अगर देखा जाए तो समस्या यहीं से तो स्टार्ट हुई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के लिए भेजा, पर वो कर क्या रही थी? वहां पर राजनीति कर रही थी। तो उन्होंने कहा ये वाला काम बंद हो गया आपसे, आज का आपका, आप केवल इसी पर फोकस करो, ये वाला काम हम खुद कर लेंगे। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके पद जो है वो कब क्रिएट हुए? 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। लेकिन आप और मैं क्या करते हैं? हम इसको यहाँ पे छोड़ देते हैं ना। जब हम 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पढ़ते तो वहां पढ़ते हैं अब समाप्त हो गया, पेपर में लिंक ही नहीं कर पाते। सवाल पूछे कि भाई ये बीओसी और बीओडी जो है, ये दोस्तों दोनों पद, बीओसी और बीओडी जो है, यह दोनों पद कब स्टार्ट हुए? तो ये दोनों पद सृजित कब हुए, क्रिएट कब हुए? तो नोट करना, यह दोनों पद आपके 1784 के एक्ट से क्रिएट होते हैं। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त हो जाएगा तब 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से इन दोनों को समाप्त कर देंगे। ठीक है, इन दोनों पोस्ट को समाप्त कर देंगे, आपको ध्यान रखना है। तो बीओसी और बीओडी कब क्रिएट हुए? 1784 के एक्ट से क्रिएट होते। और जब 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आएगा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हो जाएगा, उस समय जो है ये दोनों पोस्ट समाप्त होंगे और नया आपके पोस्ट आएगी, इसका नाम होगा भारत सचिव। हम आपको वहां पढ़ाएंगे ना। तो सवाल पूछे आपसे यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत ब्रिटिश भारत के प्रशासन को नियंत्रित और संचालित करने के लिए इंग्लैंड में नियंत्रण बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना होती है? तो वो आपके अधिनियम कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है इसके द्वारा स्थापना होती है, आपको ध्यान रखना है। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए गए? दोस्तों ना देखिएगा, अभी तक हम पढ़ चुके हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ चुके हैं ना। इसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कौन सा एक्ट है? पिट्स इंडिया एक्ट था। इसमें बीओसी की स्थापना हो चुकी है और बीओडी जो है इसकी स्थापना हो चुकी है पिट्स इंडिया एक्ट में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है 1813 का चार्टर अधिनियम। कौन सा है? 1813 का चार्टर अधिनियम जो है, सवाल आपसे ये पूछता है कि इस अधिनियम के बारे में कौन सा कथन गलत है, सवाल यही पूछता है। ठीक है, देखो अब जब दोस्तों क्राउन को मजा आने लग गया ईआईसी के ऊपर कंट्रोल करने में, क्योंकि ईआईसी ने उसकी बात मानना चालू कर दिया। ठीक है,
अब क्राउन ने कहा थोड़ा और करते कंट्रोल, महारानी ने कहा, सरकार ने कहा थोड़ा कंट्रोल और करते हैं, ठीक है। क्राउन ने फोन मिलाया किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईआईसी समझ चुका जब भी फोन आएगा मामला खराब दोस्तों होने वाला है, ठीक है। क्राउन ने वापस फोन मिलाया किसको, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को फोन मिलाया और पूछा बताओ बिजनेस बढ़िया चल रहा है नहीं चल रहा। तो ईआईसी ने कहा कि महारानी आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है, ठीक है। तो क्राउन ने कहा कि तुम्हारे ऊपर लोड बहुत ज्यादा है, तुम्हारे ऊपर लोड ज्यादा हो गया है। उसका कारण यह है कि हमने तुम्हें मोनोपोली दे दी। मोनोपोली का मतलब है कि कोई और भारत के साथ व्यापार नहीं करेगा ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा। अगर आप देखोगे यहाँ पर देखिए, तो अगर आप यहाँ पर देखोगे, देखो आपके यहाँ मैंने लिखा है कि जो देखो ये व्यापारिक एकाधिकार, मतलब कि इंग्लैंड की महारानी ने इनको व्यापारिक एकाधिकार दिया था ना, मोनोपोली दी थी, कोई और व्यापार नहीं करेगा। इन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर जो है वो बोझ बहुत ज्यादा हो गया है, ऐसा करते हैं कि तुम्हारा व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर देते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा कि तुम्हारा जो व्यापारिक एकाधिकार है वो समाप्त कर देते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार है इसको समाप्त किया गया ना। जो व्यापारिक एकाधिकार था, जो ट्रेड जो मोनोपोली थी, इसे समाप्त कर दिया। व्यापार का अधिकार समाप्त नहीं करा है, एक अधिकार और लोग भी व्यापार कर सकते हैं, इसको समाप्त किया, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी कहा कि चाय और चीन को छोड़कर ना, अभी भी तुम्हारा चाय और चीन जो है उसके साथ में व्यापार जो रहेगा उस पर मोनोपोली है ना। तो चाय और चीन के साथ जो व्यापार है, इसमें अभी जो है वो मोनोपोली रहेगी, अभी आपका एकाधिकार रहेगा। बाकी और जो चीजें हैं उन पर आपको जो मोनोपोली है वो आपके समाप्त हम लोग कर रहे हैं। लेकिन चाय चीन को छोड़कर, तो चाय और चीन को छोड़कर जो व्यापारिक एकाधिकार है ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको यहाँ पर समाप्त दोस्तों कर दिया कि भाई समाप्त करते हैं, खेल खत्म करते हैं, आपको थोड़ा काम लोड कम करते हैं, आपके पास और भी बहुत सारा काम है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसके बाद कहा गया, अब देखो अगर दोस्तों भारत में अपना सामान बेचना है, सोच के देखो, अगर भारत में अपनी जींस बेचने किसको, इंग्लैंड को, तो भारत के लोग खरीदे तभी तो जींस बिकेंगी। अगर भारत के लोग सोच रहे कि हम तो धोती कुर्ता ही पहनेंगे, तो कितनी भी जींस बेच लो भाई साहब, बेच नहीं पाएंगे। तो इंग्लैंड ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी से कि तुम भारत के लोगों को ऐसा करो कि ये रंग रूप में तो भारतीय हो लेकिन वेशभूषा में अंग्रेज होने चाहिए ना, मतलब इनको मजा आए जींस पहनने में, इनको अपना स्टैंडर्ड तय हो जींस से, इनको धोती कुर्ता में लो स्टैंडर्ड नजर आना चाहिए, जींस में आपके हाई स्टैंडर्ड होना चाहिए। इन्होंने कहा कि इनको इंग्लिश सिखाओ। इंग्लिश में पता है क्या, इंग्लिश की वोकैब सिखाओ इनको, इंग्लिश की वर्णमाला सिखाओ इनको, है ना। और इंग्लिश का प्रचार प्रसार करो यहाँ पर, जिससे ये लोग अंग्रेज बन जाए। अंग्रेज बनेंगे तो अपने आप जींस पहनेंगे। तो शिक्षा के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए भी इनको दे दिया, ठीक है। तो देखिएगा शिक्षा के प्रचार के लिए 1 लाख रुपए पहली बार मिला है भाई साहब, 1 लाख रुपए पहली बार मिला, ठीक है। पहली बार आपके 1 लाख रुपए दिया गया किसके लिए, शिक्षा के लिए। साथ में ईसाई धर्म के लिए, क्योंकि जो उनका धर्म है उसका यहाँ पर प्रचार प्रसार करने के लिए जो मिशनरी होते हैं, जो प्रचार प्रसार करते हैं, उनके लिए भी भारत को खोल दिया, ठीक है। तो लिखिएगा ईसाई धर्म जो है, इस ईसाई धर्म का के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरी जो है इन्हें अनुमति किसने प्रदान कर दी, इन्हें अनुमति जो है वो गवर्नमेंट ने प्रदान कर दी कि भारत में आके आप जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। मैं कह रहा हूँ फिर उद्देश्य क्या आपके, इनका एक ही उद्देश्य था, अपना माल बेचना। मेरी बात आज भी ध्यान रखना, बाद में जब मॉडर्न इंडिया पढ़ेंगे वहां भी आपको बताऊंगा, इनका एक ही उद्देश्य है, अपना माल कैसे बिक जाए, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक पॉइंट तो शिक्षा के बारे में और लिख दीजिए, आपके सवाल पूछे कि भाई आधुनिक शिक्षा का मेग्ना कार्टा कौन सा, सवाल पूछ सकता है इतिहास के अंदर की जो आधुनिक शिक्षा है इसका मेग्ना कार्टा किसे कहते हैं। आपके मेग्ना कार्टा का मतलब महत्वपूर्ण दस्तावेज, है ना। ये किसको बोलते हैं आपको लिखना, आपके ये 1854 का जो वुड डिस्पैच आएगा इसे कहते हैं, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये किसके टाइम पर आया था, उस समय डलहौजी साहब जो हैं वो भारत के गवर्नर जनरल थे, उनके टाइम पर यह आया था, आपको ध्यान रखना है ना। ये लगे हाथ, एक पॉइंट मैंने आपको यहाँ पर साथ में लिखा दिया, ठीक है। चलिएगा, तो अब सवाल पढ़िए, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम के तहत पहली बार भारत में एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए दिया गया। तो नोट कीजिएगा, चार्टर अधिनियम 1813 जो है इसके द्वारा एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपए दिया गया, आपको ध्यान रखना है ना। तो ये नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपके 1813, आपके चार्टर का अधिनियम आपके
वो हमने इस सवाल के अंदर पढ़ लिया। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है आपके कब बनाया गया? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही देखो, अभी मैं आपको एमसीक्यू पढ़ा रहा था ना, 3 क्वेश्चन पे देखो आपने शायद गौर नहीं किया, मैं गौर करवाता हूं आपको, देखना यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप, तो आपके पीवाईक्यू चल रहा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एमसीक्यू, ये मैंने खुद सवाल बनाया। अब इसके भी सवाल एग्जाम में पूछे गए आपके सामने, देखो यहाँ पर देखना, ये सवाल आ गया आपके सामने एग्जाम में। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको पूरा अधिनियम समझाऊंगा क्या था। ठीक है, देखिए हम लोग 1773 पढ़ चुके हैं हम लोग, इसके बाद 1784 का अधिनियम पढ़ लिया हमने, 1813 का 1 लाख रुपए मिला शिक्षा के लिए, वो हमने पढ़ लिया, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार की बात यहाँ पर होती वो पढ़ लिया, और मोनोपोली समाप्त हुई चाय और चीन को छोड़कर। ठीक है, फिर दोबारा फोन मिलाया किसने? महारानी ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको फिर फोन मिलाया, फोन आते समझो कटने वाला रसगुल्ला। ठीक है, तो 1833 का चार्टर अधिनियम, इनसे पूछा कि और बताओ व्यापार कैसा चल रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि महारानी सब ठीक ठाक चल रहा है ना, तो इन्होंने कहा कि तुम्हारे ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा लोड है ना, ऐसा करते हैं कि चाय चीन भी समाप्त करते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं कि चाय चीन जो है ना इसको भी समाप्त करते हैं। तो लिखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्णतः 100% व्यापारिक एकाधिकार जो है वह किस अधिनियम में समाप्त होता है? तो ध्यान रखिएगा ये आपके द एंड हो गया है, कोई चाय और चीन नहीं, चाय चीन भी आपका समाप्त है ना, चाय भी समाप्त हो गया और चीन भी समाप्त हो गया। ठीक है, दोनों समाप्त हो गए हैं, टोटली आपके टोटली क्लियर कर दिया है ना। अब तुम मस्त रहो, काम थोड़ा कम करते हैं तुम्हारा, कुछ दिनों बाद में इस कंपनी को बंद कर देंगे भाई साहब, कंपनी बंद करनी है, तुम चिंता मत करो ना। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह व्यापारिक एकाधिकार आपके समाप्त कर दिया किसने? आपके आपके महारानी जी ने आपकी ये काम कर दिया। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इनसे कहा कि जो आप जो है जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है ना, इस पोस्ट को बड़ा करो ना, इस पोस्ट को बड़ा करो, और अब इस पोस्ट का नाम होगा क्या आपके? अब इस पोस्ट का नाम होगा भारत का गवर्नर जनरल। क्या होगा? भारत का गवर्नर जनरल जो है ये इस पोस्ट का नाम होने वाला है। और उस समय आपके कौन थे? उस समय विलियम बेंटिक साहब थे। तो विलियम बेंटिक को ही क्या हुआ? विलियम बेंटिक को ही इसका भारत का पहला गवर्नर जनरल जो है वो बना दिया। आपको ध्यान रखना है, कई लोग सोचते हैं कि जो विलियम बेंटिक है ना दोस्तों, ये बहुत ही दयालु आदमी था, इसने भारत में बहुत सारे रिफॉर्म करे, सती प्रथा को समाप्त किया। तो कोई दयालु आदमी नहीं था वे। मैंने आपसे पहले ही कहा कि इनका उद्देश्य अपना माल बेचना था। अपना माल बेचने के लिए दोस्तों भारतीय कैसे होने चाहिए? आपके रंग रूप में भारतीय हो, लेकिन वेशभूषा में, रहन सहन में, खान पान में, बोलचाल में अंग्रेज होने चाहिए। यस या नो? अगर वो हमारी बोलचाल चेंज करना चाहते हैं, हमारा रहन सहन चेंज करना चाहते हैं, तो उनको हमारे यहाँ पर समाज में, हमारे धर्म में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। यस या नो? उसी हस्तक्षेप के कारण जो उसने सती प्रथा को यहाँ पर समाप्त किया। ठीक है, तो लिखिएगा सवाल पूछे आपसे यहाँ पर कि भाई सती प्रथा जो है इसको भी समाप्त करने वाला कौन था? यही लिख रहा हूं आपकी, सती प्रथा जो है इसको भी समाप्त करने वाला कौन था? इसको भी 1829 में समाप्त करने वाला भी आपके कौन था? विलियम बेंटिक था। किसके सुझाव पे किया था? राजा राममोहन राय जो है इनके सुझाव पर किया था। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इनके सुझाव पर ये किया गया। तो इन्होंने ही दास प्रथा जो है इसको समाप्त करने के लिए अधिनियम बनाया। ठीक है, दास प्रथा को समाप्त करने के लिए अधिनियम बनाने वाला कौन था? विलियम बेंटिक। लेकिन ये समाप्त नहीं कर पाया था। दास प्रथा तो स्लैब सिस्टम, ठीक है, स्लैब सिस्टम, इसको समाप्त किसने किया है? तो इसका उन्मूलन करने वाला कौन था आपके? वो था एलिनबरो। ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि जो दास प्रथा है इसका उन्मूलन करने वाला कौन? आपके एलिनबरो जो है इसका उन्मूलन करने वाला है। और कब किया? 1843 में ना। तो दास प्रथा के लिए अधिनियम बनाने वाला कौन था? विलियम बेंटिक। लेकिन उन्मूलन कब होता है? एलिनबरो के टाइम पर होता है, 1843 के अंदर इसका अधिनियम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपकी इसने जो आपकी इसके बाद इसने मेकाले जो है, इस मेकाले की अध्यक्षता में, इस मेकाले की अध्यक्षता में एक विधि आयोग बना दिया। कर दिया आपके एक विधि आयोग जो है ये बना दिया आपके मेकाले की अध्यक्षता में ना। और इस विधि आयोग का अध्यक्ष कौन बना? आपके मेकाले।
इसलिए आप लोग पढ़ते होंगे ना कि ब्रिटिश भारत में जो पहला आपके विधि आयोग था, वह विधि आयोग आपके उसके अध्यक्ष कौन था? आपके मेकाले जो है वो उसके अध्यक्ष थे। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों घुमा के पूछता है आजकल सवाल ये नहीं सवाल पूछता है कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहला विधि मेंबर कब शामिल हुआ। अब दोस्तों हमको लगता है कि चक्कर पड़ गया भाई साहब, तो लिखिएगा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के अंदर की कार्यकारिणी में पहली बार विधि मेंबर, पहली बार विधि सदस्य जो है वो शामिल हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है ना। क्वेश्चन का लेवल अब यहां पर आ चुका है कि आपसे ये स्टेटमेंट पूछता है कि भाई किस अधिनियम से हुआ। तो नोट कीजिएगा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहली बार विधि मेंबर, लॉ आपके जो लॉ मेंबर आपके वो शामिल हो गया है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। किससे हुआ? इस वाले अधिनियम से हुआ है। अगर पूछूं पहला था कौन दोस्तों आपके, तो पहला आपके मेकाले था। ये भी आपको इसमें एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना है कि पहला मेकाले था, ठीक है। चलिए तो एक बार दोस्तों हम जो वापस से देखते हैं सवाल को। देखिएगा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कब बनाया गया? तो 1813 नहीं दोस्तों ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1833 का जो चार्टर अधिनियम आपको ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक आंसर, आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा विशिष्ट सिविल सेवा भारतीय नागरिकों के लिए खोल दी गई? ठीक है, अरे ओपन सिविल सर्विस है ना। पूछूं आपसे कि ओपन कंपटीशन जो है, ओपन कंपटीशन सिविल सर्विस के लिए किस चार्टर अधिनियम के द्वारा स्टार्ट होता है? सवाल आपसे यहां पर ये कह रहा है, ठीक है। तो फिर फोन मिलाया किसने आपके? फिर फोन मिलाया आप ब्रिटिश की महारानी ने। जैसे फोन आया तो ये समझ गए कि अब की बार कुछ और होने वाला है, ठीक है। तो 1853 का दोस्तों अधिनियम था आपके, और इस अधिनियम जो है आपके, ये आप 1853 का चार्टर अधिनियम ऐसे लिखना है ना, चार्टर अधिनियम जो था आपके ये आता है। और दोस्तों इस अधिनियम देखो, जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी तब तक जो अधिनियम आएंगे उन्हें बोलते हैं चार्टर अधिनियम ना। जब तक ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगी तब तक जब अधिनियम आएंगे तो उन्हें ये कहेंगे। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो जाएगी, क्राउन सीधा भारत में रूल करेगी आपके, उसके बाद जो अधिनियम आएंगे वो है भारत शासन अधिनियम है ना। फोन किया कि क्या कर रहे हो? इन्होंने कहा बढ़िया व्यापार कर रहे हैं महारानी, चिंता मत करो, ठीक है। तो महारानी ने कहा कि चिंता क्या मत करो है ना, कभी भी हम तुम्हें वहां पर समाप्त कर सकते हैं, ये बोल दिया। कभी भी तुम्हें समाप्त कर देंगे, छोड़ो तुम व्यापार को। तो इसमें कहा गया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कभी भी, इसका जो शासन है वो कभी भी समाप्त हो सकता है, ठीक, कभी भी समाप्त हो सकता है। ये साफ साफ कह दिया इनको ना, कभी भी तुम्हारा जो शासन है आपको समाप्त कर देंगे हम लोग जो है, ये इन्होंने दोस्तों कह दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके ध्यान रखना दोस्तों, आपके यह है अंतिम चार्टर अधिनियम है ना। ये दोस्तों अंतिम फोन है, अंतिम चार्टर अधिनियम है। ये क्वेश्चन नोट कीजिए, सवाल पूछेगी भाई साहब। अब कई लोग तो ना कंफ्यूज रहते हैं जिंदगी भर, तो वो करते क्या है, वो इसको पढ़ते नहीं है कि चार्टर है कौन सा है। वो केवल इतना याद कर लेते हैं कि 1813 का अधिनियम, उससे काम थोड़ी चलेगा। पेपर में पूछेगा कि ब्रिटिश भारत का अंतिम चार्टर अधिनियम कौन सा था, तो वहां क्या करोगे? तो वहां तो आपको करना पड़ेगा ना कि भाई ये वाला था आपके। इसके बाद में चार्टर अधिनियम आया नहीं, मतलब इसके बाद में कौन समाप्त हो चुका है? ईस्ट इंडिया कंपनी आपके समाप्त हो चुकी है, और अभी क्रांति होगी, क्रांति के बाद में गवर्नमेंट जो आपको उसको उड़ा देगी है ना। तो ये अंतिम चार्टर अधिनियम आपको ध्यान रखना ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। यहाँ पर पहली बार विधानमंडल की दोस्तों बात होती है ना। कभी सवाल पूछेगी भाई विधानमंडल की बात जो है, जो लेजिस्लेचर होता है आपके, इस विधानमंडल की बात पहली बार कब होती है? तो पहली बार जो है वो यहीं पर होती है, आपको नोट करना है, ठीक है। और इसी अधिनियम के द्वारा भारत में सिविल सेवा जो है इनको ओपन कर दिया, ठीक है। इनके लिए एग्जाम स्टार्ट करवा दिया ना, सिविल सेवा के लिए ओपन कंपटीशन जो आज हो रहा है ना, ओपन कंपटीशन जो हो रहा है आज आपके, वो स्टार्ट हो गया। या मैं कह दूं खुली प्रतियोगिता स्टार्ट है ना, खुली प्रतियोगिता जो है इसको स्टार्ट कर दिया गया। ये आपको ध्यान रखना है ना। तो सिविल सर्विस के लिए ओपन कंपटीशन स्टार्ट कब होता है? इसके द्वारा किया गया 1853 के चार्टर अधिनियम से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा तो लिखिएगा हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर
1853 का जो चार्टर अधिनियम आपके ऑप्शन नंबर टी आंसर हो गया। और सिविल सेवा के लिए ओपन कंपटीशन यहाँ पर स्टार्ट हो गया, ध्यान रखिए ना। एक पॉइंट दोस्तों यहीं पर आप लोग मेरे साथ में यहीं पर जो है अपनी कॉपी में जब भी आप नोट्स बनाओ तो नोट कर लीजिएगा। ये पीडीएफ क्लास खत्म होती है आपको मिल जाएगा ना, निश्चिंत रहिएगा ना। देखिएगा, अगर सवाल दोस्तों आपसे पूछे कि जो सिविल सेवा है इसका जनक कौन था आपके, तो सिविल सेवा का जो जनक था आपके वो कौन था? ये जनक था कॉर्नवालिस। कौन था? कॉर्नवालिस जो है यह सिविल सेवा जो है इसका जनक था। ये आपको ध्यान रखना है ना। और भारत में सिविल सेवा दिवस कब बनाते हैं? सिविल सेवा दिवस जो है ये भारत में कब बनाते हैं आपके, तो ये भारत में आप ध्यान रखिएगा सिविल सेवा दिवस जो है वो 21 अप्रैल को बनाते हैं, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आजादी के आपके 21 अप्रैल की जो तारीख है, इस तारीख को जो हमारे पहले जो भारत के गृह मंत्री थे आपके, जिनका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल था, उन्होंने कहा था कि जो सिविल सेवा है वो भारत का स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, भारत का इस्पाती ढांचा है। अगर आपको याद हो तो कि जो सिविल सेवा है ये भारत का इस्पाती ढांचा है, भारत का इस्पाती ढांचा है। इसको इंग्लिश में कहते हैं आपके स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया। क्या है? भारत का स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया है। ये इस तारीख को कहा था, इसलिए इस तारीख को हम सिविल सर्विस डे बनाते हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो भारत में स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कौन है? सिविल सर्विस है। और 21 अप्रैल को इनका दिवस बनाते हैं। बाकी जनक कॉर्नवालिस था, लगे हाथ, छोटी सी बात है, ये आपको ध्यान रखनी है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 1858 का अधिनियम दोस्तों आ गया है। जब लास्ट फोन आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में, टाटा बाय बाय समाप्त। 1858 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बहुत ही मोटा अधिनियम है, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है ना। पहले हम अधिनियम पढ़ते हैं, फिर सवाल पढ़ेंगे, फिर आपको मजा आएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों ना, जब मोटे मोटे सवाल आप ठीक करते हो ना तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब ये मोटा सवाल आप ठीक करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब आपके आ चुका है 1858, ठीक है। हुआ क्या था, इससे एक साल पहले आपके कौन सा वर्ष था? ये आपके 57 वाला वर्ष था। और इस वर्ष में आप जानते हो कि भारत में क्रांति होती है। क्या होती है? भारत में क्रांति दोस्तों होती है। और जो एक क्रांति भारत में होती है, इससे कहीं ना कहीं माना कि इस क्रांति से भारत को फ्रीडम नहीं मिली, पर इस क्रांति से कहीं ना कहीं जो शासन था आपकी वो कहां तक दोस्तों हिल गया आपके, जो दिल्ली तक तो नहीं, दिल्ली तक तो अभी हिला पड़ा है, वो शासन आपके इंग्लैंड तक हिल गया, ठीक है। इस क्रांति के बाद में क्राउन ने वापस किसको फोन करा? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसके पास फोन किया, ठीक है। और इससे बोला कि आज से तेरे नंबर हम डिलीट कर रहे हैं और तू अपने घर जा, आज से तेरा कोई काम भारत के अंदर नहीं है। मतलब कि भारत में लिखना, पहला पॉइंट लिखिए दोस्तों, आपके पहला पॉइंट लिखिए कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका जो शासन है उसका द एंड, वो समाप्त किससे होता है? वो समाप्त होता है 1858 के भारत शासन अधिनियम, नाम ही चेंज हो गया ना, भारत शासन अधिनियम, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। कौन सा है? 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। और साफ साफ कहते हैं कि भाई आज से तू अपने घर, हम हमारे घर, तेरा रूल भारत के अंदर बिल्कुल समाप्त हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड दोस्तों, सेकंड क्या बोला? सेकंड बोला कि जो मुगल शासन है ना इसका भी द एंड है ना, मुगल शासन जो है इसको भी समाप्त कर रहे हैं भारत में से, इसका भी ऑफिशियल औपचारिक रूप से दाएं, ठीक है। बाकी दोस्तों जैसे ही मुगल शासन आपके औरंगजेब की डेथ 1707 में होती है, उसके बाद में कोई भी बड़ा महान शासक नहीं होता है, रंगीला वंगीला टाइप के दोस्तों लोग होते हैं, आप जानते हो। तो लेकिन फिर भी 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा जो मुगल शासन था इसको भी एंड कर दिया, ठीक है। और दोस्तों अंतिम कौन था आपके? अंतिम बैठा हुआ था कौन आपके? बहादुर शाह जफर। कौन था अंतिम आपके? अंतिम था बहादुर शाह जफर, ठीक है। इसको लिखने का दोस्तों बड़ा शौक था ना, ये लिखने का बड़ा शौक था इसको इन्होंने उठाकर कहाँ भेज दिया? बर्मा भेज दिया ना। इसको उठाकर इन्होंने बर्मा जो है, जो वर्तमान म्यांमार है, वहां भेज दिया, भारत से यहाँ भेज दिया। और जो मुगल शासन है इसको समाप्त कर दिया, ठीक है। और जो बहादुर शाह जफर है आपकी, इनकी 1862 के अंदर जो है वो इनका निधन हो गया। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहादुर शाह जफर जो है इनका निधन कब होता है? 62 के अंदर निधन हुआ। 57 में इनको भेज दिया, 58 के अंदर, और 62 में इनकी डेथ हो गई। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कहां पर? बर्मा के अंदर, म्यांमार के अंदर, है ना। रंगून, वो गाना सुना है, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन,
तुम्हारी याद सताती है, वही दोस्तों रंगून है ना। पहले रंगून था नाम, अब नाम बर्मा से क्या हो चुका आपके, बर्मा से नाम आपके म्यांमार हो चुका है, वो अलग बात है ना। तो मुगल शासन का था एंड भी कब होता है, यही होता है, ठीक है। अब देखिए क्रांति दोस्तों भारत में होती है ना, क्रांति के बाद में वो क्रांति बड़ी ना हो जाए उसको दबाने का प्रयास होता है, यस या नो। तब होता है समझौता, एग्रीमेंट। तो भारत के जो लोग थे उनको समस्या किससे थी, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी से ना, अरे उससे थी ना आपके। तो वो ये सोचते थे कि जो क्राउन बैठी हुई है ना वो तो बहुत भोली है, उसको पता ही नहीं है कुछ दोस्तों ना। मैं आज के संदर्भ में कुछ भी नहीं कह रहा हूं दोस्तों, ऐसा ना कि डीओपीटी जो मिनिस्ट्री है उसको कुछ पता ही नहीं है, वो तो बहुत भोली है, उसको कुछ नहीं पता है। अब तुम जाके बताओ उनको, तब वो कहेंगे अच्छा ऐसा चल रहा है। तो ऐसा करते हैं कि एसएससी में रिफॉर्म कर देते हैं ना। पर मुझे ये बताओ, आप लोग दिल पे हाथ रख के नहीं बताना कि क्या उनकी बिना परमिशन के कोई भी काम दोस्तों हो सकता था आपके एसएससी के अंदर? पर नहीं, ये यहीं पर हो रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध हम लोगों ने किया कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काम की नहीं है, वो क्या, वो काम की नहीं है, क्राउन बहुत अच्छी है। जैसी क्रांति हुई तो क्राउन ने कहा कि आज से ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल समाप्त, हमारे यहाँ पर पटाखे चल रहे हैं भाई साहब, मौज हो गई। गुरुजी क्या ही बात कर दिया आपने, तो मौज काट दी। पता लगा अब कह रही है क्राउन कि अब हम सीधा शासन करेंगे आपके ऊपर, भारत वाले तालियां बजा रहे हैं, ओ भाई मौज हो गई कि अब क्राउन जो है ना, क्राउन जो है वो सीधा शासन करेगी। क्राउन जो है इसका प्रत्यक्ष शासन जो है वो भारत में स्टार्ट, महारानी का सीधा शासन आपके भारत में स्टार्ट हो गया ना। लेकिन भारत वाले सोच ही नहीं पाए कि असली दुश्मन तो ये था, कौन, असली दुश्मन ये था, लेकिन सोच नहीं पाए भारत वाले। और दोस्तों भारत वालों ने सोचा कि ये कंपनी चली गई है, जबकि ये कंपनी आप जानते हो कंपनी किसकी थी, इन्हीं की थी आपके, और सीधा इनका स्टार्ट हो गया, ठीक है। इस क्राउन ने कहा कि मैं तो आ नहीं पाऊंगी बार बार, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं एक नई पोस्ट बनाती हूँ और उस पोस्ट का नाम होगा भारत सचिव, लिखिएगा उस पोस्ट का नाम भारत सचिव होगा ना। तो भारत सचिव की नई पोस्ट बनाई गई और भारत वालों से कहा कि तुम्हें कोई समस्या हो ना तो इससे पूछ लेना। कुछ नहीं करा, इसको हटा करके इसको बैठा दिया दोस्तों, यही बात है ना। भारत सचिव पद का सृजन जो है वो भारत में किया गया, ठीक है। भारत सचिव जो पद है आपके उसका क्रिएशन कहां पर, भारत के अंदर किया गया, इसके द्वारा। तो कभी सवाल पूछे कि जो भारत सचिव पोस्ट है वो किस अधिनियम के द्वारा भारत में आती है, तो 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अधिनियम के द्वारा दोस्तों भारत में आती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भारत सचिव कौन होगा लिखना आपके, तो ये ब्रिटिश संसद जो है उसका मेंबर होगा, मतलब एमपी होगा, ठीक है। ब्रिटिश संसद का मेंबर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों इसके साथ में नोट कीजिए, इसके साथ में आपके भारत के पहले भारत सचिव का नाम पूछूं आपसे कौन था, तो भारत के पहले जो भारत सचिव थे उनका नाम था स्टैनली, क्या नाम था, स्टैनली उनका नाम था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसकी सहायता के लिए ना, इसकी सहायता के लिए, इसकी हेल्प के लिए भारत परिषद बनाई गई, ठीक है। इसकी हेल्प के लिए भारत परिषद जो है ये भी बनाएगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। इसकी हेल्प के लिए, इसकी हेल्प के लिए क्या बनाएगी, इसकी हेल्प के लिए भारत सचिव पद परिषद जो है ये भी बनाएगी। इसका इंग्लिश में नाम भी यही रखना है, भारत सचिव भी नाम रखना है, ठीक है। तो इसकी हेल्प के लिए भारत जो परिषद है आपकी, इसको बनाया गया। एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, अच्छे एग्जाम में, कि इसमें कुल मेंबर कितने थे। अगला क्वेश्चन है इसका मुख्यालय कहां है। कई लोग सोचते हैं, देखो किसकी हेल्प के लिए बनाया, भारत वालों के लिए। कहां बैठेगा, लंदन में बैठेगा। क्या हेल्प करेगा दोस्तों हमारी, लंदन में बैठ के भारत वालों के लिए हेल्प करेगा। भाई साहब अद्भुत आपके। तो जो भारत सचिव, भारत जो परिषद है ना, इसका मुख्यालय कहां पर होगा, गुरुजी लंदन में होगा। इसमें कुल मेंबर कितने होंगे आपके, इसमें कुल 15 मेंबर होने वाले। कितने मेंबर होंगे, 15 मेंबर होंगे इसके अंदर। और जो भारत सचिव आपकी नई पोस्ट बना दी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो हम लोग इसी लाइन पर छोड़ देते हैं इसको ना, पर इस पे छोड़ना नहीं है और आपको यहां तक पहुंचना है ना कि ब्रिटिश संसद का मेंबर है ये। पहला भारत सचिव स्टैनली था और सहायता के लिए भारत परिषद होता है आपके, इसका मुख्यालय लंदन के अंदर है और मेंबर इसमें 15 होंगे। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना कि मेंबर कितने होंगे, 15 मेंबर इसके अंदर होने वाले, ठीक है। अब दोस्तों अगला पॉइंट सुन लीजिए कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आपके जो थे, लिखना आपके नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, जो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि बीओसी और बीओडी जो है इसको समाप्त कर दिया है, ठीक है। बीओसी और जो बीओडी है इसे एंड कर दिया है, जिसको हम बोलते हैं नियंत्रक बोर्ड कहते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा था नियंत्रक बोर्ड जो है, याद करो पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा, और जो आपके
डायरेक्टर जो बोर्ड है आपके, संचालन जो बोर्ड है, इन्हें समाप्त कर दिया, क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बची तो क्या काम इनका, दोनों पोस्ट यहाँ पर दोस्तों अंत हो गए, दोनों पोस्ट का यहाँ पर जो है समापन हो गया, ठीक है। अच्छा, एक बात दोस्तों और है कि जब ये तय हुआ था कि भाई ये 1858 को आपके अधिनियम भारत में आएगा, क्यों आया था, क्योंकि क्रांति भारत में हुई थी, और इस क्रांति को करने वाले कौन थे, सिपाही, कौन थे, सिपाही करने वाले थे, ठीक है। तो भारत में जो सेना है ना, उसकी वापस से रिफॉर्म करने के लिए, उसे वापस से देखरेख के लिए एक आयोग बना, उस आयोग का नाम क्या है, पील कमीशन, ठीक है। तो लिखिएगा, एक क्वेश्चन और लिखिए, एक पॉइंट और लिखिए कि यहाँ पर सेना के लिए कौन सा आयोग बनता है, सेना की वापस से जांच करने के लिए कि भाई सेना में भारतीय सैनिक कितने हैं, भारतीय और यूरोपियन सैनिक जो है, अंग्रेज जो है, भारतीय और जो अंग्रेज हैं, इन सैनिकों का जो अनुपात है, इसको चेक करने के लिए एक आयोग बनता है, इसका नाम था पील आयोग। ऐसा दोस्तों रियल में कोई आयोग नहीं बना था ना, एक्चुअली में एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बैठी थी, है ना, उसी को पील आयोग कहते हैं। रियल में इसका नाम क्या है, रियल में इसका नाम था कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। क्या नाम था, तो इसे कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, एक्चुअली में आपकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी थी कि ऐसा कैसा हो गया भारत के अंदर, उसी का नाम पील आयोग था। पर पेपर में सवाल पूछता है कि पील आयोग जो है वो कब बना, तो आपको इसमें एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखना कि पील आयोग दोस्तों कब बनता है ना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपके, अब यह सारी दोस्तों बातें जो है, यह अच्छा एक पॉइंट और लिखिए कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल होगा, इसका नाम चेंज कर दिया, ठीक है। गुरुजी ये बार बार नाम चेंज क्यों कर रहे हैं दोस्तों ना, एक्चुअली में नाम चेंज करने से क्या होता है कि जो खुद की जिम्मेदारी होती है वो किसी और के माथे पे ठोक दी जाती है, ठीक है। ऐसा दोस्तों होता है कि हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी हो रहा है, अब खुद की जिम्मेदारी किस पे ठोक दी, किसी और पे ठोक दी। तो अब भारत का जो गवर्नर जनरल, इसका नाम चेंज हुआ और उसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया भारत का वायसरॉय। हमको लगा कि अब रिफॉर्म आएगा ना, तो सब इसे बोलते हैं ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, इंग्लिश के अंदर आता है ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, मतलब कि पुरानी शराब को नई बोतल में पेश करके पेश कर दिया, और कुछ नहीं है ना। पुरानी शराब थी, नया 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 लगा दिया लेबल आपके और पेश कर दिया, ठीक है। देखते हो दोस्तों आप, एक बुक के 500 एडिशन आ गया ना, अरे भाई ऐसा क्या लिख दिया इसके अंदर, कुछ नहीं लिखा जाता, 2 पेज लगाए और न्यू एडिशन, 2 पेज लगाए न्यू एडिशन। फॉर्म की डेट आती है, बुक दोस्तों पहले, मतलब कि विज्ञप्ति आई और बुक आई, भाई साहब दोस्तों रातों रात टीम बैठा के लिए बुक छाप दी। सोचने वाली बात है ना, कुछ नहीं होता है पुरानी बुक रसगुल्ला, उसमें एक आध पेज आगे लगाया, एक आध पेज पीछे लगाया, और ले नई बुक मार्केट में ना। विज्ञप्ति आई, बुक, अब भर्ती आने वाली यूपीएसआई की, विज्ञप्ति से पहले तो बुक आ गई मार्केट के अंदर। तो यही वाला काम हुआ है कि गवर्नर जनरल की जो पोस्ट है उसका नया नाम हो चुका है भारत का वायसराय। कौन होंगे पहले, तो पहले होंगे कौन आपके, फर्स्ट होंगे आपके, वो थे आपके कौन, कैनिंग, जो उस समय थे वही थे आपके कैनिंग जो है वो थे, ठीक है। अब ये सारी बातें दोस्तों आके नहीं कही इन्होंने, सोचा आपने सोचा कि महारानी जी आई होंगी, नहीं दोस्तों महारानी आई थोड़ी थी, ये सारी बातें महारानी ने आपके एक पत्र में लिख के भेज दी किसको, कैनिंग साहब को। कैनिंग को बोला कि इलाहाबाद से पढ़नी है, तो कैनिंग ने जो महारानी की जो घोषणाएं थी आपके, जो महारानी जो है आपकी, महारानी जो विक्टोरिया है, इनकी जो घोषणाएं थी लिखना आपकी, इनकी जो घोषणा थी वो कैनिंग ने कहां से पढ़ी, ये घोषणा कैनिंग ने पढ़ी थी कहां से आपके, इलाहाबाद। कहां से पढ़ी कैनिंग ने, इलाहाबाद जो है यहां से पढ़ी कैनिंग ने, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सवाल पूछता है कि जो महारानी की जो घोषणाएं थी वो दोस्तों आपके कैनिंग ने कहां से पढ़ी आपके, तो ये कैनिंग ने आपके कहां से पढ़ी, आपकी इलाहाबाद से पढ़ी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। डेट कौन सी है, अब हम लोग वर्ष तो याद कर लेते हैं पर डेट हम लोग याद कर देनी है, तो 1 नवंबर 1858 जो है, इस डेट को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 नवंबर 1858 जो है, इस डेट को महारानी विक्टोरिया की जो घोषणा थी, कैनिंग ने इस डेट को आपके इलाहाबाद से पढ़ा था। आपको ये पॉइंट भी आपको एग्जाम के हिसाब से एग्जाम में सवाल पूछ सकता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन समाप्त होता है। अब क्वेश्चन को पढ़ते दोस्तों, आइए अभी आएंगे जाएंगे वो भी। के द्वारा लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय बने, ठीक बात है, भारत के पहले वायसराय बनते हैं। इस अधिनियम को, ये देखो ये बढ़िया क्वेश्चन था। अब यह क्वेश्चन आपको बुक में नहीं मिलेगा, यह क्वेश्चन आपको जो है वो एमसीक्यू जब करोगे तभी मिलेगा कि इस अधिनियम को
भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहते हैं ना, बढ़िया क्वेश्चन है। चार्टर ऑफ इंडियन फ्रीडम, मैंने आपसे कहा ना कि हम किसका गुलाम मानते थे खुद को, ईस्ट इंडिया कंपनी का। जैसी वो हटी तो हमारे लोगों ने सोचा कि अब तो महारानी सीधा शासन करेगी हमारे ऊपर, मतलब अब हम लोग फ्री हो गए। तो इस अधिनियम की खुशी मनाएगी, इसकी बड़ी खुशी थी भारत के अंदर ना। तो इसको जो भारतीय स्वतंत्रता है इसका अधिकार पत्र कहा गया, आपको ध्यान रखना है। इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके ब्रिटिश क्राउन ने भारत पर संप्रभुता ग्रहण की, ठीक बात है। तो सवाल पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट ठीक है, तीनों स्टेटमेंट ठीक है दोस्तों आपके। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया। उपयुक्त सभी आपके ऑल ऑफ द अबव ठीक आंसर है, आपको ध्यान रखना है उपयुक्त सभी जो है करेक्ट आंसर है। तो एक लाइन ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसको मैं आपके यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये जो अधिनियम है आपके, इस अधिनियम को 1858 का जो अधिनियम है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है, इस अधिनियम को क्या बोलते हैं, इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का अधिकार पत्र कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी सवाल आपसे पूछ ले भाई किस अधिनियम को बोलते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर ये लिख करके दे दिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। सूची 1 और सूची 2 दोस्तों आपकी, इनको आपस में आपको मिलाना है, ठीक है। चलिए वैसे तो आप मिला ही दोगे, मुझे पूरा भरोसा इस बात का। चलिए देखो सूची 1 और सूची 2 से ना, ए बी सी डी 4 ऑप्शन यहाँ पर है, 1 2 3 4 ऑप्शन यहाँ पर है। आपको आराम से एक बार सवाल को स्विच कर दो, केवल सवाल दिखाओ। नीचे दोस्तों कूट दिए गए आपको, ये सारे मैंने पढ़ा दिए, आप बताओ। अच्छा अभी मत करो स्विच आपके, इसमें एक अधिनियम है आपके 1861 का भारत शासन अधिनियम है ना, एक बार इसको देख लो 2 लाइन के लिए, फिर ये क्वेश्चन आपको करना है ना। देखिए 1858 का दोस्तों अधिनियम हो चुका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट हो चुका है। इसके बाद में आता है कौन सा, इसके बाद आपके 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। हम लोग पढ़ते ही नहीं है इसको ना, जबकि एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाता है 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों एक्ट ना। देखो तो पहली बात तो 1861 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है आपके, सवाल पूछे कि भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत कब होती, इससे होती। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि भारत में, सवाल पूछे भारत में, पहला क्वेश्चन है जो विभागीय प्रणाली है, जो पोर्टफोलियो सिस्टम है आपके, इसकी शुरुआत किससे होती है, लिखना आपके। तो जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, जो पोर्टफोलियो सिस्टम है, इसकी शुरुआत भारत में इसी से होती है, ठीक है। वर्तमान का मंत्री परिषद, सवाल देखना क्या पूछ सकता है आपसे। सवाल अगर आपसे ये पूछे कि भाई वर्तमान का जो मंत्री परिषद है ये भारत में किस अधिनियम से लिया गया है आपके, तो ये भी 1861 का गवर्नमेंट। अरे भाई कितनी देर में मतलब तो सही होगा कि भाई किस विभाग का कौन हेड होगा, वही तो मतलब हो गया। तो ये आपको विभागीय प्रणाली आपको ध्यान रखना है इसके अंदर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा आपके सामने। तो सेकंड पॉइंट है, तो पहला हो गया विभागीय प्रणाली, इसे बोलते हैं विकेंद्रीकरण। देखो इसी को आप बोल दीजिए विकेंद्रीकरण ना, विभाग का बंटवारा हो गया। तो विकेंद्रीकरण जो आपके डिसेंट्रलाइजेशन, क्या बोलते हैं इसको, डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं ना, डिसेंट्रलाइजेशन भी कहते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे विकेंद्रीकरण, सवाल कुछ भी पूछ सकता है, आपको तैयार रहना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके, जो आपके वायसराय था, इस वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना, अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है ना। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश का मतलब था ऑर्डिनेंस, ठीक है। जैसे वर्तमान में आपके मान लो संसद सत्र में नहीं है और कोई विशेष मुद्दे पे बिल बनाना है तो वहां पर राष्ट्रपति बना देता है ना। तो अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है आपकी, वो भी यहाँ पर दी गई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर नंबर 3 क्वेश्चन देखिए आपके। नंबर 3 पूछा आपसे कि भारत में हाई कोर्ट की स्थापना के लिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, हाई कोर्ट की स्थापना के लिए अधिनियम कौन सा आता है, इसके लिए अधिनियम था 1861 का अधिनियम, ठीक है। कभी सवाल पूछे कि भारत में हाई कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा होती है, 1861 के अधिनियम के द्वारा होती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों स्थापना होती कब है, अरे स्थापना कब होती है, स्थापना 1862 के अंदर होती है। कितने हाई कोर्ट की, 3 हाई कोर्ट की। वो 3 हाई कोर्ट कौन कौन से हैं, एक तो है कलकत्ता हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट है, कलकत्ता हाई कोर्ट। एक है बॉम्बे हाई कोर्ट, कौन सा हाई कोर्ट है, बॉम्बे हाई कोर्ट। और एक है मद्रास हाई कोर्ट। तो 3 हाई कोर्ट की स्थापना होती इस आपके। अगर सवाल पूछे कि इन तीनों में से भी पहला कौन सा था, देखो
सवाल का लेवल कहीं भी पहुंच सकता है ना। सवाल पूछे कि इन तीनों में से दोस्तों पहला कौन सा है, तो इन तीनों में से पहला कलकत्ता हाई कोर्ट है। कौन सा? कलकत्ता हाई कोर्ट। तो लिखिएगा इन तीनों में से पहला हो गया कलकत्ता हाई कोर्ट। 1 जुलाई 1862 को कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना होती है। नोट कर लीजिए ना। सवाल पूछे कि इस हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो सर आपके वर्नेस पिकॉक। लिखिएगा इस हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश पूछो कौन थे आपके, तो इस हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश जो है, तो इनका नाम नोट कीजिए। इनका नाम क्या है? सर आपके वर्नेस पिकॉक। जो आपके सर वर्नेस पिकॉक, ये इनका नाम था। आपको ध्यान रखना है ना, सर वर्नेस पिकॉक है ना। याद करना वरना मोर बना दूंगा आपका, ठीक है। याद करना है वरना मोर बन जाएगा आपका ना। याद करना वरना आपका मोर बनेगा, ठीक है। तो सर वर्नेस पिकॉक इस हाई कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। यहां तक आपको इसमें जाना है, ठीक है। 1862 का कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। अच्छा, सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो आप जानते हो कौन सा है, वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट। सवाल पूछ सकता है कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, जो प्रयागराज हाई कोर्ट है, इस हाई कोर्ट की स्थापना कब होती है? लिखना आपके, तो इसकी स्थापना इस अधिनियम के 5 साल बाद होती है। आपके 66 में आपकी इसकी स्थापना होती है। आपको ध्यान रखना है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना, ये भी आप सवाल यहाँ पर सब पूछ सकता है। इसकी स्थापना, क्या आप जानते हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जब स्थापना हुआ था तब आगरा के अंदर था दोस्तों? अरे क्या आप जानते हो कि इलाहाबाद हाई कोर्ट जब स्थापना हुआ था, इसकी स्थापना आगरा के अंदर हुई थी, लेकिन फिर 1869 के अंदर इसका जो मुख्यालय वो कहां पर? इलाहाबाद हो गया, ठीक है। और वर्तमान में इलाहाबाद के अलावा इसकी बेंच कहां पर है? लखनऊ के अंदर। कहां पर है? लखनऊ के अंदर इसकी बेंच है। आपको ध्यान रखना है, हर बारीक से बारीक बात आपको पता होनी चाहिए, तभी सवाल करने का दोस्तों मजा है ना। सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट है। कब स्थापना है? वो आपके सामने यहाँ पर। पहले इसका मुख्यालय कहाँ पे था? आगरा के अंदर था। 1869 में इसका मुख्यालय कहाँ पर आ गया? तो आगरा से इसका मुख्यालय इलाहाबाद के अंदर आ गया। और बेंच आपके लखनऊ बेंच, आपके वर्तमान में इसकी बेंच लखनऊ के अंदर भी है। ये भी आपको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो देखिए सवाल देखिए हमारा। अब आप इस सवाल को करके बताइए फटाफट से। अच्छा, वर्तमान में कुल कितनी हाई कोर्ट है, ये और लिख लो। वर्तमान में कुल हाई कोर्ट कितनी है? तो वर्तमान में 25 हाई कोर्ट। कितनी हाई कोर्ट है? 25 हाई कोर्ट है। और लेटेस्ट पूछूं आपसे तो अमरावती हाई कोर्ट लेटेस्ट है ना। अमरावती जो हाई कोर्ट है ये नवीनतम हाई कोर्ट है, लेटेस्ट हाई कोर्ट है। आपको ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको बताइए आप। जो यहाँ पर ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, सूची 2 में आपके 1 2 3 4 4 ऑप्शन है, ठीक है। बताओ फटाफट जो है इसका आंसर क्या आपके अनुसार आने वाला है। केवल क्वेश्चन को दिखाओ फटाफट से। आपके पास 12 सेकंड है। बताओ फटाफट क्या इसका आंसर आने वाला है, ठीक है। कभी नीचे करूं कभी ऊपर करूं। बता रहे हैं, चलो देख लेते हैं दोस्तों। देखना, जो ईसाई मशीनरी आपके इनको भारत में प्रचार की अनुमति मिली थी, किससे मिली थी? आपके और 1813 के अधिनियम से मिलती है ना। तो ये कहां पर है? ये आपके दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के अंदर है ना। ऑप्शन नंबर बी, ए का बी आएगा ना। ए का बी किसमें दोस्तों आपके? अच्छा, एक का दे रखा है, ठीक है। तो ए का दोस्तों एक है ना। तो बी का एक किसमें? बी का एक किसमें? एल लो, एल लो। 12 सेकंड खराब गई आपकी तो। अरे बी का एक में ही, अरे दो पाओ। बी का एक दोस्तों एक में ही था। अरे बी का एक केवल एक में ही, ऑप्शन नंबर डी में। इतना आसान सवाल था। और लो, ये सवाल तो आसान बन गया भाई साहब। फिर भी और देख लो, देखो विभागीय प्रणाली, ये 1861 का अधिनियम हो गया ना। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हो गया। इलाहाबाद घोषणा पत्र पूछूं आपसे 1858 का अधिनियम हो गया ना। चारों आपके सामने। हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ये ठीक आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? भाई साहब ये है दोस्तों मोटा सवाल, ठीक है। ये मोटा सवाल है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है। एग्जाम में ही पूछा गया सवाल है ना। एग्जाम में ही पूछा गया सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके सामने, ठीक है। देखिए दोस्तों, एक अधिनियम हमारे सामने आता है, वो है 1909 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है। 1909 का जो अधिनियम है, 1909 का जो अधिनियम है,
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग इसे इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं ना, इसको इंडियन काउंसिल एक्ट भी कहते हैं। हिंदी में नाम हो गया क्या आपके, हिंदी में नाम हो गया इसका भारत शासन अधिनियम। क्या नाम हो गया, भारत शासन अधिनियम जो है ये इसका नाम हो गया, ठीक है। हिंदी में इसको इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं, भारत शासन अधिनियम कहते हैं, या 1909 का आपके एक्ट, कुछ भी आप कह दीजिए, वो आपकी दोस्तों मर्जी होगी, ठीक है। अच्छा, इसी एक्ट के समय भारत के जो भारत सचिव थे उनका नाम था मार्ले, और जो वायसराय थे इनका नाम था मिंटो, इसलिए इसको मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं ना। तो नोट कीजिएगा, मिंटो भारत के वायसराय थे ना, लैला ने खाई मिंटो फ्रेश वायसराय, और मार्ले कौन आपके, मार्ले है भारत सचिव। मार्ले कौन है, भारत सचिव। नोट कीजिए ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है आपसे। अब हमें क्या लगता है दोस्तों, हमें लगता है कि जो पहला नाम है ना वो भारत सचिव होगा, ठीक है, जबकि ऐसा है नहीं, है ना। तो मिंटो साहब वायसराय है और मार्ले साहब कौन है, भारत सचिव। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और पूछूं आपसे 1909 का अधिनियम, आपको मार्ले मिंटो अधिनियम के नाम से जानते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों इस अधिनियम की पहली बात थी आपके, और वह थी सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत। एग्जाम में यही सवाल पूछता है, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है इसकी शुरुआत जो है वो इसी अधिनियम में होती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कम्युनल इलेक्शन सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, कम्युनल इलेक्शन सिस्टम कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों आसान भाषा में समझिएगा आप, जो है देखो ये एक क्षेत्र है दोस्तों, मान लेते हैं यहाँ से आपकी क्षेत्र, दोस्तों आपके इस क्षेत्र में मान लेते हैं आपके यह क्षेत्र मुस्लिम जो आपके प्रतिनिधि है उसके लिए रिजर्व कर दिया गया, ठीक है। अब दोस्तों वर्तमान में ये होता है कि वर्तमान में ये है, ये क्लास रिकॉर्ड, सर क्या बोलेंगे, अरे रिकॉर्ड थोड़ी है, लाइव खड़ा हूं तेरे सामने, रिकॉर्ड है। हाँ, थाली बजा के दिखाऊं तेरे को रिकॉर्ड है कि नहीं। तो यह जो क्षेत्र आपकी, वो क्षेत्र दोस्तों वर्तमान में ऐसा होता है कि भाई यहाँ से मान लेते हैं कि यहाँ से खड़ा होने वाला उम्मीदवार मुस्लिम है, पर वोट यहाँ पर हर कोई देगा। अब वो चाहे मुस्लिम हो, चाहे आपके कोई और कास्ट हो, या आपके कोई और धर्म हो, मुस्लिम हिंदू जो भी हो, सब वोट दे सकते हैं। लेकिन इस सांप्रदायिक निर्वाचन से इसका मतलब ये था कि यहाँ से मुस्लिम अगर खड़ा हो रहा है ना, तो वोट भी केवल मुस्लिम ही देगा। सुन लो दोस्तों, इसका मतलब ये था कि अगर यहाँ पर दोस्तों, अगर यहाँ पर जो प्रतिनिधि है आपके, जो उम्मीदवार है, अगर यहाँ पर जो उम्मीदवार है अगर ये मुस्लिम है, तो लिखना वोटर भी कौन होगा आपके, तो वोटर जो है यह भी ओनली मुस्लिम ही होगा ना। अब सोच के देखो ये कितना बड़ा जहर है भाई साहब ना, ये कितना बड़ा जहर था जो अंग्रेजों ने हमारी नसों के अंदर घोला था। फूट डालो, राज करो, सीधी बात है कि जब उम्मीदवार मुस्लिम है तो वोट देने वाला भी मुस्लिम है भाई साहब। लो कर लो बात, ये इन्होंने अपनाया किसके अंदर, इसके अंदर अपनाया था। और ये 1909 का अधिनियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1909 का अधिनियम है, मार्ले मिंटो एक्ट इसे कहते हैं, आपको नोट करना है। सवाल पूछे दोस्तों आपसे कि बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कहां मिला, यहीं पर मिलता है। लिखना ऑप्शन नंबर 2 लिखेगा आपके कि सवाल पूछे कि भाई बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कहां मिलता है। तो बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार है, पूरक प्रश्न पूछने का जो अधिकार है वो भी यही मिलता है, ठीक है। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार पूछूं आपसे, वो भी यहीं पर मिलता है, आपको नोट करना, ठीक है। पूरक का मतलब होता है सप्लीमेंट, ठीक है। अरे दोस्तों बचपन में जब आप किसी एग्जाम में फेल हुए होंगे तो आपको वहां पर सप्लीमेंट्री पेपर होता है, एक बार और मौका मिलता है, सप्लीमेंट्री होता है ना। तो ये अधिकार भी आपकी यहीं पर जो है आपको प्राप्त हुआ था, ये भी आपको इसमें ध्यान रखना 1909 के अंदर अधिनियम के अंदर, ठीक है। तो अगला पॉइंट लिखिएगा, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जिसको हम भूल जाते हैं, लेकिन आपके वायसराय की कार्यकारिणी में, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार एक भारतीय शामिल होता है ना। वायसराय की कार्यकारिणी में पहली बार एक भारतीय शामिल हुआ है ना। वायसराय की कारणी में पहली बार एक भारतीय शामिल हुए, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो वायसराय की जो कारणी दोस्तों आपके, इसमें पहली बार जो है वो एक भारतीय जो है वो शामिल इसके अंदर हो गए, ये आपको इसमें ध्यान रखना है। और वो नाम क्या था, वो नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। क्या नाम था आपके, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जो है ये नाम था। और ध्यान रखिएगा
ये विधि मेंबर के रूप में शामिल होते हैं। किस मेंबर के रूप में? हम ये भूल जाते हैं, चलो हम ये भी याद कर लेते हैं आपकी कि भाई ये शामिल हुए, पर हम ये भूल जाते हैं कि ये किस रूप में शामिल हुए? लॉ के मेंबर के रूप में शामिल हुए। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो विधि मेंबर के रूप में शामिल हुए, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैंने आपसे कहा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आपकी शुरुआत होती है। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार। अच्छा, बजट पर बहस का अधिकार पूछूं आपसे, देखो गोला बनाओ, यहाँ पर गोला बनाओ दोस्तों, पर आपसे गोला का गोल बनेगा नहीं, कोई बात नहीं, पर गोला बना लो। गोला गोल ना बने कोई बात नहीं, फिर भी गोला बना लो, ठीक है। तो कभी सवाल पूछे कि बजट पर विचार विमर्श, बजट पर विचार विमर्श जो है यह करने का जो आपके बात थी वो किस अधिनियम में आती है? वो आपके 1892 का जो अधिनियम था उसके अंदर आती है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखना कि बजट पर विचार विमर्श, बहस का जो है वो आ गया, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कहां पर आता है? वो आपके इस अधिनियम में आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इस अधिनियम के समय दोस्तों कौन वायसराय? मिंटो साहब, ठीक है। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक भी कौन बने? यही बने, ठीक है। और पता है ये क्या बोल रहे हैं? ये बोलते हैं इसके बारे में कि हमने सांप के दांत बोए। क्या बोल रहे हैं? हमने सांप के दांत बोए जिसका फल भीषण होगा। क्या बोला इन्होंने? मिंटो साहब ने इस 1909 के अधिनियम के लिए बोला है कि हमने नाग के दांत बोए हैं, हमने नाग के दांत बोए हैं, इसका फल भी भीषण होगा। क्या होगा? इसका फल भी भीषण होगा, ये कहा गया, ठीक है। इसका फल भी भीषण होगा, ये इसमें कहा गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिएगा देखिए, अब सवाल देखिए यहाँ पर, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है इसका जनक भारत में कौन था? फिर लिखना आपके, ये आपके मिंटो साहब थे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। मिंटो का नाम आपको इसमें ध्यान रखना है ना, मिंटो साहब थे, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर बन सकते हैं, तैयार रहना इसके लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, नाक के दांत क्या होता है? अरे सांप के दांत, एक कहावत के रूप में कहा है, तू भी यार गजब है। आगे देखिए, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है ना, ये भी हमारे द्वारा बनाया गया क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर 3 विशेषता यहाँ पर दी हुई है। हम दोस्तों इसको जो है बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखते हैं 1919। थक तो नहीं गए तुम लोग? जो है थक तो नहीं गए तुम लोग? 6:45 बज गए हैं, थक तो नहीं गए तुम लोग? थक गए हो तो बाद में करा दूंगा, बताओ थक तो नहीं गए? जल्दी बताओ फटाफट से, थक तो नहीं गए तुम लोग? अगर थक गए तो बाद में पढ़ा दूंगा, बताओ भाई, थक तो नहीं गए तुम लोग? यस या नो, थक तो नहीं गए? नहीं, तुम हाँ करोगे तब भी पढ़ाऊंगा, ये तो तुम्हारी वो है, बहन है ना। तुम हाँ करोगे तब भी दोस्तों पढ़ाऊंगा, ठीक है, पढ़ाऊंगा तब भी। तुम हाँ करो चाहे ना करो ना, उसे मैंने शुरुआत नहीं कहा था बाजीराव सिंह मैं हूं, ठीक है। तो लिखिए 1919 का अधिनियम, ठीक है, इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या बोलते हैं इसको? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहते हैं इसको, ध्यान रखना है ना। देखो, चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय। कौन थे? चेम्सफोर्ड वायसराय है ना। और मॉन्टेग्यू कौन? आपके भारत सचिव। अब देखो, मान लो ये सवाल नहीं पूछता एग्जाम में, कोई बात नहीं, सवाल पूछे कि असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन थे? और गुरुजी पढ़ाया नहीं आपने, पर थोड़ा बहुत दिमाग रखना है ना कि जो वायसराय है वो कौन थे? चेम्सफोर्ड। कब की बात है? 1919 के अधिनियम की बात। और 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ है। तो ध्यान रखिएगा कि जो असहयोग आंदोलन है, कभी सवाल पूछा आपसे कि जो असहयोग आंदोलन है इस समय वायसराय कौन थे? तो इस समय वायसराय जो है वो थे आपके चेम्सफोर्ड। कौन थे? चेम्सफोर्ड जो है वो उस समय वायसराय थे, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, भारत सचिव मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड आपके वायसराय, आपको ध्यान रखना है। ये अधिनियम कब लागू होता है? 2 साल बाद। ऐसे ही वो आपके 35 वाला अधिनियम होगा, 37 के अंदर लागू होगा, 21 के अंदर। ये सवाल पूछेगा लागू कब होता है? ये आपके 21 में लागू होता है। पहला क्वेश्चन, प्रांतों में द्वैध शासन जो है उसकी शुरुआत करने वाला, लिखना यही है, ठीक है, लगाओ स्टार। सवाल पूछे आपसे कि प्रांतों में, किसमें? प्रांतों में द्वैध शासन जो है इसकी शुरुआत करने वाला कौन है? तो प्रांतों में द्वैध शासन जो है
इसकी शुरुआत करने वाला कौन है? 1919 का अधिनियम, ठीक है। इसे बोलते हैं ड्वेल सिस्टम। क्या बोलते हैं? ड्वेल सिस्टम कहते हैं। एक बार एग्जाम में सवाल पूछा गया कि प्रांतों में डायरकी स्टार्ट करने वाला कौन है? अब भाई साहब डायरकी समझ ही नहीं आया दोस्तों। डायरकी का मतलब ही ड्वेल शासन, ड्वेल सिस्टम ही होता है, ठीक है, ड्वेल शासन होता है। अच्छा, ये ड्वेल का मतलब समझ रहे होंगे आपके, मतलब दो चीजें। ड्वेल का मतलब क्या है? दो चीजें, ठीक है। ड्वेल का मतलब क्या है? दो चीजें ना। तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर जो विषय थे ना, इनको दो भाग में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एक तो कर दिया आरक्षित विषय, एक तो कर दिया रिजर्व आरक्षित विषय, एक कर दिया स्थानांतरित विषय। कैसा कर दिया? आपके स्थानांतरित विषय कर दिया ना, मतलब कि जो भारतीयों को दे दिया ना। एक तो आरक्षित विषय कर दिया, एक स्थानांतरित कर दिया। जो आरक्षित जो विषय था आपके, इसके ऊपर दोस्तों आपके इसमें कौन से विषय थे जिनसे रेवेन्यू मिलेगा? ये अंग्रेज दोस्तों बहुत दिमागदारी आदमी थे ना। जिनसे रेवेन्यू प्राप्त होगा वो इसके अंदर आ गए, और जिन पे खर्चा होगा ना, जिनसे एक्सपेंडिचर होने वाला है, जिन पर व्यय होने वाला है, वो इसके अंदर डाल दिए। जिनसे रेवेन्यू प्राप्त होगा वो इसके अंदर, जिनसे खर्चा होने वाला है वो दोस्तों इसके अंदर। अच्छा, रेवेन्यू प्राप्त होगा अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, ये महत्वपूर्ण हो गया किसके लिए? अंग्रेजों के लिए। जैसे कि भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू, वो इसके अंदर दोस्तों। पुलिस महत्वपूर्ण है इसके अंदर, ठीक है। इसके अलावा फाइनेंस महत्वपूर्ण है इसके अंदर, उद्योग महत्वपूर्ण है इसके अंदर। तो लिखिएगा, सवाल पूछूं आपसे दोस्तों, सवाल पूछे आपसे लिखना, एग्जाम्पल लिखिए कौन कौन आ गया इसके अंदर। लैंड रेवेन्यू कौन सा आ गया? भू राजस्व आ गया, ठीक है। इसके अलावा वित्त आ गया, फाइनेंस आ गया। इसके अलावा उद्योग आ गया ना, इंडस्ट्री जो है वो आ गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों पुलिस जो है वो यहाँ पर आ गया। अच्छा, वे वाले कौन से होंगे? शिक्षा चाहिए हमको, ले इसमें डाल दिया। हेल्थ चाहिए, ले इसमें डाल दिया। तो शिक्षा स्वास्थ्य कहां पर आके? इसमें आ गया। अच्छा, ये किसने? ये उन्होंने अपने पास रख लिए, ठीक है। मतलब कि ये जो अधिकार है, जो आरक्षित वाले जो अधिकार आपके, वो किसके पास आपके? ये वायसराय की कार्यकारिणी के पास है ना। ये जो वायसराय है, इसकी जो कार्यकारिणी है, जो अंग्रेज जो है उन्होंने अपने पास रख लिए, वायसराय ने अपने पास रख लिए, ठीक है। और जो ये वाले विषय था आपके, वो आपके जो मंत्री हैं उनको दे दिए, ठीक है। अब इसमें भारतीय भी होंगे ना। कुल मिलाकर के ड्वेल सिस्टम, बड़ी खुशी की बात थी, खुशी की लहर दोस्तों भारत के अंदर आ गई कि भाई भारत में अब जो है प्रांतों में ड्वेल सिस्टम स्टार्ट हो गया। मौज कट गई भाई साहब, अब दो आपके होंगे, भारत वालों को मौका मिल गया। पर रियल बात यह है, फिर मैं आपसे वही कह रहा हूं, असली पावर खुद अपने पास वापस से इन्होंने रख ली, जो आपकी आरक्षित विषय के रूप में थी। आपको ध्यान रखना है। तो प्रांतों में ड्वेल सिस्टम स्टार्ट किससे हुआ था? 1919 के अधिनियम से होता है, नोट करना। सवाल पूछे कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नेंस जो वर्ड है, ये पहली बार कहां पर उपयोग में आया था? 1919 के अधिनियम में। लिखना आपके, सवाल पूछे कि जो उत्तरदायी शासन है, उत्तरदायी जो शासन है, यह है जो आपके रेस्पॉन्सिबल जो गवर्नेंस है, उत्तरदायी शासन जो है, इस शब्द का उपयोग, इस शब्द का उपयोग पहली बार कहां पर हुआ था? पहली बार जो है 1919 के अधिनियम में पहली बार इसका उपयोग हुआ। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1919 के अधिनियम में जो उत्तरदायी शासन है, इस शब्द का पहली बार उपयोग है, आपको ध्यान है, ठीक है। तो प्रांतों में तो ड्वेल सिस्टम दोस्तों आता है, और केंद्र में क्या आ गया? केंद्र में बाई कैमरल सिस्टम आ गया। तो केंद्र में आपके इस अधिनियम से द्विसदनात्मक क्या आ गया? द्विसदनात्मक, द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो आ गई, ठीक है। तो सेंटर में क्या आ गया? सेंटर में बाई कैमरल सिस्टम आ गया। सेंटर में बाई कैमरल सिस्टम जो है ये आ गया, आपको ध्यान रखना है। तो सेंटर में क्या गया? सेंटर में दो सदन दोस्तों बनाए गए, जो आज वर्तमान में आप सुन रहे हो ना कि लोकसभा राज्यसभा। दोस्तों ऐसे पहले नाम था आपके काउंसिल ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल असेंबली। लिखना, ऐसी दो कमाए था आपके इसमें आते। एक का नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट। क्या नाम था? काउंसिल ऑफ स्टेट था। इसको हिंदी में कहते हैं राज्य परिषद। क्या बोलते हैं हिंदी में? राज्य परिषद कहते हैं आपके। और एक था आपके सेंट्रल असेंबली। क्या नाम था? सेंट्रल असेंबली इसका नाम था। इसे हिंदी में कहते हैं क्या आपके? इसे बोलते हैं केंद्रीय परिषद, केंद्रीय विधानसभा। क्या बोलते हैं? केंद्रीय विधानसभा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब जितने भी थाली बजाने वाले लोग हैं वो एक सवाल का जवाब देंगे, फिर दोस्तों हम थाली बजाएंगे, ठीक है। पर सवाल का जवाब देना पड़ेगा आपको कि जो राज्य परिषद है इसमें कुल मेंबर कितने थे?
बेटा सवाल आएगा ना जिस दिन आपके, उस दिन दिमाग में थाली बजेंगी तुम्हारे, ध्यान रखना ना। जो राज्य परिषद है इसमें कुल मेंबर कितने थे? सवाल पूछे कि जो सेंट्रल असेंबली है इसमें कुल मेंबर कितने थे? अगला क्वेश्चन, इसका कार्यकाल कितना था और इसका कार्यकाल कितना है? अब बताओ भाई साहब, ये दो क्वेश्चन आपके सामने। सवाल पूछेगा कि 1919 का जो अधिनियम है, इससे केंद्र में जो आपके बाई कैमरल सिस्टम आया था, उसमें काउंसिल ऑफ स्टेट जो बनाई गई थी, इसमें कुल मेंबर कितने थे? तो इसमें कुल आपके 60 मेंबर थे। तो आपके 60 मेंबर थे, आपको ध्यान रखना है ना। और कार्यकाल पूछूं आपसे, कितना कार्यकाल था आपके? 5 वर्ष कार्यकाल। कितना कार्यकाल था? 5 वर्ष कार्यकाल था, आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर कुल मेंबर कितने था आपके? 145 मेंबर थे। और कार्यकाल कितना है? 3 वर्ष जो है ये कार्यकाल, आपको ध्यान रखना है। तो सवाल पूछे आपसे कि भाई काउंसिल ऑफ स्टेट में कुल मेंबर 60 थे और कार्यकाल आपके 5 वर्ष था। सेंट्रल असेंबली में कुल मेंबर 145 हैं और कार्यकाल से कितना आपके? 3 वर्ष जो है कार्यकाल था। अच्छा, सवाल अगर आपसे यहाँ पर ये पूछे कि सीमित मताधिकार कहाँ पर, इस अधिनियम में सीमित मताधिकार प्रदान किए गए, मतलब संपत्ति के आधार पे, टैक्स के आधार पे जो मताधिकार है वो प्रदान किए गए। लिखना, अगला पॉइंट लिखिएगा। सवाल पूछे कि जो सीमित मताधिकार है वो यहाँ प्रदान किए गए, मतलब कि जो वोट है, जैसे आज तो 18 वर्ष से ऊपर वाला हर व्यक्ति वोट दे सकता है, लेकिन पहले आपके संपत्ति और जो कर है ये वोट का आधार था, पर सीमित मताधिकार यहाँ पर जो है प्रदान किए गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और दोस्तों ये कहा गया कि 10 वर्षों के बाद, ये कहा गया कि 10 वर्षों के बाद में, 10 वर्षों के बाद में इस अधिनियम की समीक्षा के लिए, इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग बनेगा ना, एक आयोग बनेगा 10 वर्षों के बाद में। 10 वर्ष तक का दोस्तों वेट हुआ ही नहीं है ना, वेट नहीं हुआ आपके ना। और हुआ क्या आपके 1927 में ही इसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन बनाया। क्या कि 1927 में इसकी समीक्षा के लिए साइमन कमीशन बनाया गया ना, और ये 1928 के अंदर भारत पहुंचता है ना। 1928 में भारत पहुंचता है साइमन कमीशन, वो इसके लिए बनाया गया। बाकी तो हम जब साइमन कमीशन पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे, पर अभी नोट करना 27 में साइमन कमीशन बनाया गया, 28 में भारत पहुंचता है। साइमन कमीशन गो बैक के नारे यहाँ पर लगते हैं, खूब विरोध यहाँ पर होता है, और उसी विरोध में लाठीचार्ज यहाँ पर होता है, और जो आपके लाला लाजपत राय जो उनको लाठी लगती है आपके, उनकी डेथ होती है। फिर भगत सिंह जो आपके जानते हो सांडर्स को ठोक के आते हैं ना, तो वो सारी कहानी यहाँ पर होती है, ठीक है। एक पॉइंट दोस्तों और लिख दीजिए आपके, इसी अधिनियम के द्वारा लंदन में हाई कमिश्निंग जो है आपके, उसका मुख्यालय स्थापित किया, ठीक है। तो लंदन में लिखना आपके, लंदन में जो उच्च आयुक्त हैं, जो भारतीय उच्च आयुक्त हैं, इनका जो कार्यालय है इसका सृजन किया गया, ठीक है। इनका जो कार्यालय जो है, इसका जो सृजन है आपके, वो भी इसी अधिनियम से किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहीं पर 2 पॉइंट और लिख दीजिए और फिर ये अधिनियम समाप्त दोस्तों हो जाएगा आपके। एक तो लिखिए आप यहाँ पर, एक कमीशन बनता है, इसी की सिफारिश आपके इस अधिनियम में होती है, एकवर्थ कमीशन। कौन सा है? एकवर्थ कमीशन जो है, एकवर्थ कमीशन नोट कीजिए। और ये एकवर्थ कमीशन रेल बजट जो है इसको आम बजट से अलग करता है। रेल बजट को आम बजट से अलग करने वाला कमीशन कौन सा है? इस आम बजट से पृथक करने वाला जो कमीशन है वो हो गया आपके कौन सा? एकवर्थ कमीशन। पहला क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन लिखिएगा, आपके सेकंड क्वेश्चन लिखिए यहाँ पर। आपके सवाल पूछूं आपसे कि लोक लेखा जो समिति है, पब्लिक जो अकाउंट कमेटी है, जो लोक लेखा समिति है, पब्लिक जो अकाउंट कमेटी है, इसकी स्थापना के लिए अधिनियम कौन सा था? ये 1919 का अधिनियम था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें आप जानते हो कुल मिला के 22 मेंबर इसके अंदर होते हैं, और इस 22 मेंबर में से 15 मेंबर आपके कहाँ से होते हैं? लोकसभा से होते हैं, और 7 मेंबर कहाँ से होते हैं? 7 मेंबर जो है ये राज्यसभा से होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछ सकता है। चलिएगा दोस्तों, अब देखिए सवाल यहाँ पर आपके सामने, 1919 का अधिनियम के बारे में कौन सी विशेषता इसकी बात करते हैं। देखिए, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में ड्वेल सिस्टम जो है इसकी व्यवस्था, एकदम ठीक बात है। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन आपके तो नहीं है ना, ये तो 1909 के अधिनियम में ही हो गई थी ना, 1909 के अधिनियम में ही ये हो चुकी थी, है ना। लंदन में भारत के उच्च आयुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया, ठीक बात है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 ठीक है। अगर सही पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 आपके
ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब दोस्तों जो मैंने आपको यहाँ पर पढ़ाया देख लीजिए, मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया यहाँ पर ना, एक बार देखिए मेरे साथ में। सबसे पहले दोस्तों हमने एक अधिनियम पढ़ा था आपके, अपनी आंखें बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और अपने मन में थाली बजाइए ना, एक बार आंखें बंद कीजिए और मेरी बात को 5 मिनट जो है, जिनको थाली बजानी है वो बजा लीजिए ना। अच्छा ऐसा करो ना, थाली भी बजा लो, आंख भी बंद कर लो, दोनों काम दोस्तों एक साथ हो जाएंगे ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो 1600 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, आपके ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ में व्यापारिक एकाधिकार जो इसकी आपके अधिकार प्रदान करा, किसने, ब्रिटिश महारानी ने प्रदान कर दिया। ठीक है, इंग्लैंड से आपके ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आती है, अब भारत में आकर वो व्यापार भी कर रही है, राजनीति भी आपकी स्टार्ट करती है, प्लासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, ऐसे काम करती है ना। उसके बाद दोस्तों क्या हुआ, उसके बाद में जो है उस पर कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो आपके यहाँ पर आता है। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ, इस एक्ट के द्वारा जो बंगाल का जो गवर्नर है इसका नाम चेंज हो गया और नाम इसका बंगाल का गवर्नर जनरल इसका नाम हो गया, ध्यान रखना है ना। और पहला आपकी वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। अगला क्वेश्चन आपके 1774 में कलकत्ता में आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है, अलीजा एम्परर उसके पहले जो है वो हेड बन गए, 1+3 का सिस्टम था, आपको ध्यान रखना है। और बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसकी कार्यकारिणी में 4 मेंबर जो है शामिल हो गए और कास्टिंग वोट देने का अधिकार आपके गवर्नर जनरल के पास यहाँ पर हो गया। ठीक है, इसके बाद में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, आपके पीएम नॉर्थ आपके प्रधानमंत्री थे और बोस्टन टी पार्टी इन्हीं के टाइम पर हुई थी 1773 में। अमेरिका क्रांति की एक महत्वपूर्ण घटना थी, है ना। मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल के गवर्नर जनरल जो है इसके अंदर कर दिया, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मैंने कहा आपसे दोस्तों आपके, इसके बाद मैंने कहा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट हो गया। मैंने आपसे कहा विलियम पिट आपके प्रधानमंत्री थे इसके अंदर, इसमें ईआईसी जो है उसके व्यापार पे कंट्रोल करने के लिए बीओडी बनाया और राजनीतिक कार्यों को कंट्रोल करने के लिए आपके बीओसी बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया। नियंत्रण ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया, आपको ध्यान रखना है। बीओसी और बीओडी बनते कहां पर, 1784 के अधिनियम से बनते हैं और जो 1858 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है आपके, वहां से इसको समाप्त किया गया, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों आपके 1813 का चार्टर अधिनियम पूछूं आपसे तो आपको इसमें नोट करना है कि जो ईआईसी जो है आपके व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए गए, लेकिन मैंने आपसे कहा चाय चीन को छोड़ के किया गया, आपको ध्यान रखना है। शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए यहाँ पर पहली बार दिया गया। अगला क्वेश्चन, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के लिए मिशनरी यहाँ पर अपॉइंट किए गए और ये गुड डिस्पैच हमने आपको यहाँ पर साथ में दिखा दिया कि भाई 1854 आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 1833 का चार्टर दोस्तों अधिनियम की बात करते हैं। मैंने कहा ईआईसी का जो शासन है वो पूरी तरह समाप्त हो गया, चाहे चाय हो चाहे चीन हो। ठीक है, बंगाल का जो गवर्नर जनरल है आपके वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, विलियम बेंटिक फर्स्ट बन गए। इसी ने सती प्रथा का समाप्त किया, आपके दास प्रथा के लिए अधिनियम भी समाप्त करने के लिए यही लाया था। पर मैंने आपसे कहा था कि उन्मूलन जो है, अरे थोड़ा धीरे बजाओ भाई, बहुत तेज बजा रहे हो तुम लोग, है ना, टंग 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 कर रहा कमेंट, अरे ऐसे नहीं बजेगी थाली, ड्रम बजा रहा है, अरे ड्रम नहीं बजाना है डोपा, थाली बजानी है। ठीक है, थाली कटोरी चम्मच जो पड़ोसी की टांट जो भी बजाते हैं ना, तो एक बार देखी जाएगी बाद में। दास प्रथा का उन्मूलन एलिनबरो 1843 आपको ध्यान रखना है। मेघालय की अध्यक्षता में विधि आयोग बनाया गया, नोट कीजिएगा, और गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में पहली बार विधि मेंबर जो है यहाँ पर शामिल हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने कहा 1853 का चार्टर अधिनियम पूछूं आपसे, ईआईसी का शासन समाप्त हो सकता है, यहाँ पर कह दिया फोन पर नहीं आपके, अंतिम चार्टर अधिनियम बन गया आपके। और विधानमंडल की बात पहली बार यहाँ पर आती है और सिविल सेवा के लिए ओपन कंपटीशन आपकी यहीं पर चालू हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने 1857 की क्रांति होती है, 58 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, चार्टर एक्ट समाप्त हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हो गया सीधे भारत के अंदर, ईआईसी का रूल समाप्त, मुगलों का रूल समाप्त हो गया भारत में, पील कमीशन सेना की समीक्षा के लिए बनाया गया और भारत सचिव की एक नई पोस्ट बनाई गई, स्टैनली पहले भारत सचिव बनाए गए और इसकी सहायता के लिए आपके भारत परिषद बनाई गई, 15 मेंबर थे, लंदन में मुख्यालय था, भारत सचिव ब्रिटिश आपके जो संसद है उसका एमपी था, ये भी संसद का मेंबर था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपके जो गवर्नर जनरल की पोस्ट है उसका नाम वाइसराय हो गया। पहले वाइसराय कौन हो गए, पहले वाइसराय जो है
वो आंखें बंद रखनी, खोलनी नहीं है ना। पहले जो वायसराय था आपके वो कौन बनाएंगे, कैनिंग साहब पहले वायसराय बनाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपकी ये घोषणा कैनिंग ने इलाहाबाद से पड़ी थी 1 नवंबर 1858 को, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए इस अधिनियम को ये भी कहते हैं अधिकार पत्र, मैंने आपसे पहले ही कह दिया। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने 1861 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोस्तों एक्ट आता है आपके। पोर्टफोलियो सिस्टम इसी में स्टार्ट हुआ, नोट कीजिएगा। विकेंद्रीकरण पूछूं आपसे वही बात है, डिसेंट्रलाइजेशन पूछूं आपसे वही बात है, मंत्री परिषद पूछूं आपसे वही बात है, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की पावर इसी में आती है। हाईकोर्ट की स्थापना 61 के अधिनियम से होती है। 1 जुलाई 1862 के अंदर होती है कलकत्ता हाई कोर्ट की स्थापना, बॉम्बे हाई कोर्ट और फिर मद्रास हाई कोर्ट, ठीक है। वर्तमान में 25 हाई कोर्ट हैं और नवीनतम हाई कोर्ट अमरावती है। और जो कलकत्ता हाई कोर्ट था उसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर वार्नेस पीकॉक थे। सबसे बड़ी हाई कोर्ट की बात करूं आपसे, इलाहाबाद हाई कोर्ट है। इस अधिनियम के 5 साल बाद स्थापना होती है। स्थापना आगरा के अंदर हुई थी और 69 में इलाहाबाद ट्रांसफर हो गई, बेंच इसकी लखनऊ के अंदर, आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको आगे बढ़ाइए। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने 1909 का अधिनियम मार्ले मिंटो एक्ट कहलाता है। मार्ले भारत सचिव, वायसराय आपके मिंटो थे। कम्युनल इलेक्शन सिस्टम इसी के अंदर आता है आपके। उम्मीदवार भी मुस्लिम होगा और वोटर भी आपके मुस्लिम होगा आपके। बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसी में आता है और बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार 1892 के आपके अधिनियम से आता है। अगला क्वेश्चन आपके वायसराय की जो कार्यकारिणी, इसमें पहली बार भारतीय शामिल हो गया और आपके सिन्हा साहब पहली बार शामिल होते हैं और विधि आपके मेंबर के रूप में शामिल होते हैं, ठीक है। इसके बाद मिंटो ने ये कहा, आपको मैंने बता दिया। 1919 अधिनियम की बात करूं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था आपके, लागू 1921 में होता है। प्रांतों में ड्वेल सिस्टम इसी के द्वारा दायर की आती है। आरक्षित स्थानांतरित विषय कन्वर्ट हो गए। आरक्षित में महत्वपूर्ण विषय आय के लिए, स्थानांतरित में व्यय के लिए कम महत्वपूर्ण प्रश्न हो गए। उत्तरदायी शासन शब्द का उपयोग पहली बार यहाँ पर हुआ है और केंद्र में आपके बाइकैमरल सिस्टम जो है आपके यहाँ पर, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट और सेंट्रल असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट में मेंबर 60 है, सेंट्रल असेंबली मेंबर 145 है। ये 5 साल कार्यकाल है, इनका 3 साल कार्यकाल, आपको ध्यान रखना है। सीमित मताधिकार यहाँ पर केवल दोस्तों केवल और केवल आपके 10% को वोटिंग राइट्स मिले थे यहाँ पर। 10 वर्षों के बाद समीक्षा के लिए आयोग बनाया गया, साइमन कमीशन आपके। लंदन में उच्च आयुक्त का कार्यालय यहाँ पर सृजित कर दिया गया आपके। और एकवर्थ कमीशन रेल बजट को आम बजट से अलग करने के लिए 1924 आपको नोट करना है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है इसकी सिफारिश भी इसी में होती है। 22 मेंबर 15+7 आपको ध्यान रखना है। एक थाली दोस्तों उतनी बजानी है कि घर वाले तुमको ना बजाएं। पता लगा थाली बजाने के चक्कर में थाली तोड़ दी तुमने, फिर घर वाले तुमको बजा रहे हैं, ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। मेरी बात सुन लो, मेरी बात है ना। थाली बजानी है पर उतनी बजानी है कि घर वाले तुमको ना बजाएं वापस से। तो चलिए, ये हमारी पहली क्लास थी। और देखो, आप ये उम्मीद करें कि आपको पहली क्लास में सब कुछ समझ में आ जाएगा, संभव नहीं है, संभव है ही नहीं, ठीक है। जब आप कोई नई चीज करते हो, जब कोई